कहानी की शुरुआत में कई सारे लोगों को देखते हैं जो एक पैलेस के सामने खड़े होते हैं और उनके सामने उनका लीडर बैठा होता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है। वो कमांडर जिसे मोर्टेलिटी के सीक्रेट को खोजने के लिए भेजा गया था, एब्सोल्यूट रूलर द्वारा, वो कभी वापस नहीं आया। और हम उस लीडर और उसके लोगों को देखते हैं जो समुद्र के सामने खड़े होते हैं, जिनके सामने कई सारी शिप्स होती है। उस लीडर का मानना था कुछ भी हो जाए लेकिन वो सीक्रेट को ढूंढ के रहेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। तभी सनराइज होता है और हमें आवाज आती है। लेकिन समय के साथ लीडर मारा गया और एम्पायर भी खत्म हो गया, लेकिन वो वापस नहीं आया और एंड में वो लोगों की मेमोरीज में से भुला दिया गया। 3 पहाड़ों की ओर शिफ्ट होता है जहाँ पे एक पर्सन होता है। वो कहता है काफी लंबा समय हो गया, और हम देखते हैं वहाँ पे एक ओल्ड पर्सन और उसके साथ एक बच्चा होता है। वो ओल्ड पर्सन कहता है, देखो असुरा, ये सेंट्रल प्लेन्स का एक कॉन्टिनेंट है। काफी समय पहले मैं लीडर के रिक्वेस्ट पे यहाँ से इमॉर्टलिटी के सीक्रेट के लिए चला गया था। तभी वो बच्चा कहता है, मैं भूखा हूँ कमांडर। और वो कमांडर कहता है, इसको सहन करो, काफी समय बाद मुझे पुरानी यादें ताजा हो रही है। और सीन शिफ्ट होता है, हमें एक पर्सन की ओर दिखाया जाता है जिसे कोई कहता है, लॉर्ड प्लीज यहाँ से भाग जाओ, डीमन फेस स्वॉर्ड के साथ जल्दी से जल्द भागो। और पर्सन अपने चीफ को देख के काफी हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं उस चीफ की बॉडी यहाँ पार्ट में डिवाइड होती है और उनकी यंग लॉर्ड अपने साइड में देखती है जहाँ पर कुछ स्नेक जैसे क्रिएचर होते हैं। इन क्रिएचर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था और उनमें से एक सोल्जर उन क्रिएचर के ऊपर अटैक करता है अपने वॉल क्रैशिंग स्लैश टेक्निक से, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। और जैसे ही उसकी तलवार क्रिएचर पर लगती है, उसकी तलवार टुकड़ों में बिखर जाती है। इसको देख के वो हैरान हो जाता है और उसके पीछे से एक क्रिएचर उसकी बॉडी को चबा जाता है। और वहीं पे कोई एक पेड़ पे बैठ के ये सब देख के हंस रहा होता है और वो कहता है, तुम लोगों को कम लालची होना चाहिए था और तुम बेकार लोगों ने क्या सोचा था कि तुम उस डीमन फेस्ट वर्ड के साथ क्या कर सकते हो। तभी वो थोड़ा साइड में देखता है और कहता है, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। उसके ऐसे कहते हैं उसके गले से 2 स्नेक्स बाहर निकलते हैं जो उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी वो लड़की ये देख लेती है और वो उन दोनों स्नेक्स के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करके उनसे बच जाती है। लेकिन स्नेक के सर कटने के बाद भी वो उसको बाइट कर लेता है और वो स्नेक अपना पॉइजन उस लड़की के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो लड़की बेहोशी की हालत में पहाड़ से नीचे गिरने लग जाती है डीमन फेस स्वॉर्ड के साथ। और वो एक खंडर जैसे इलाके में गिरती है। तभी दिन हो जाता है, जिसके बाद हमें वही ओल्ड पर्सन दिखाया जाता है जो असुरा के साथ होता है। और वो कहता है, लाइफ में सब कुछ एक सपने जैसा है, अगर यहाँ पे कोई चीज खराब भी है तो मैं बैठ के साथ कह सकता हूँ कि बाकी जगह पे जाना भी वर्थ इट नहीं होगा। और हम देखते हैं वहाँ असुरा भी आ जाता है। वह अपने साथ उसी लड़की को लाया होता है जो पहाड़ से गिर गई थी। और वह ओल्ड पर्सन उस लड़की को देखता है और कहता है, आखिर ये है क्या। और असुरा कहता है, ये एक लाश है जो पहाड़ के कोने में पड़ा हुआ था। और वह ओल्ड पर्सन जिस स्टोन पे बैठा हुआ था उससे नीचे आता है और वो उस लड़की की कंडीशन चेक करने लग जाता है। इसकी कंडीशन देखने से ऐसा लगता है कि ये मर चुकी है, लेकिन ये अभी भी जिंदा है। जब तुम कुछ ऐसा देखते हो तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ह्यूमन लाइफ इतनी ईजी नहीं है। और वैसे भी मुझे कोई ऐसा चाहिए था जिससे मैं क्वेश्चन पूछ सकूं, और ये उसके लिए काफी बेहतर है। मैं इस बच्चे को ट्रीट करूंगा और इससे कुछ गाइडेंस लूंगा। देखते हैं ये क्या है कि वो बुड्ढा अपने पास से कुछ तालिस्मान जैसी चीजें बाहर निकालता है और उसपे क्लैप करता है, जिससे वो तालिस्मान घूमता है और एक छोटे मटके के शेप में आ जाता है। और वो बुड्ढा कहता है, इस तरह के चोट के लिए ड्रैगन बोन एलिक्सिर सबसे बेस्ट है। और असुरा कहता है, ये ड्रैगन बोन एलिक्सिर क्या होता है। और वो बुड्ढा कहता है, तुम इसके बारे में शायद से नहीं जानते होगे। और वो कहता है, क्या तुम नॉर्थ सी किंग की बेटियों के बारे में जानते हो। और असुरा कहता है, तुम मरमेड्स के बारे में तो नहीं बोल रहे। और वो बुड्ढा कहता है, तुमने सही कहा, काफी समय पहले मैं उस सी किंग के कर्ज में था और उस समय एक मरमेड एक ह्यूमन के प्यार में गिर चुकी थी, लेकिन वो काफी दुखी थी क्योंकि उसका निचला शरीर उस ह्यूमन जैसा नहीं था। और मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसके ऊपर सर्जरी परफॉर्म कर दिया और मैंने उसको एक ह्यूमन में बदल दिया। और इसके बदले सी किंग ने मुझे ड्रैगन बोन एलेक्सर दिया और ये एलेक्सर एक्सटर्नल इंजरीज के लिए सबसे बेहतर है। इस एलेक्सर को लगाते ही पुराने जो भी जख्म है वो काफी तेजी से भरने लग जाते हैं। और असुरा कहता है, आखिर इस मरमेड के साथ क्या हुआ, क्या वो उस आदमी से शादी कर पाई और अपनी लाइफ को खुशी से जी पाई। और वो बुड्ढा कहता है, नहीं। और वो बुड्ढा कहता है, सर्जरी के बाद उसके कुछ साइड इफेक्ट थे और उस साइड इफेक्ट के अंदर वो लड़की कुछ बोल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से उसने अपने प्यार को कभी कन्फेस ही नहीं कर पाई। और मैंने सुना था उस बंदे ने किसी और के साथ शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उस मरमेड ने सुसाइड कर लिया। और ये सुन के असुरा हैरान हो जाता है और असुरा चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये कहानी इस तरीके से क्यों खत्म हुई। और वो बुड्ढा कहता है, तुम इतना चिल्लाओ मत, अब काफी ज्यादा बातें हो चुकी है, अभी इसके काफी सारे घाव बचे हुए हैं, तो तुम मेरी हेल्प करो इस एलेक्सर को इसके ऊपर लगाने के लिए। क्या तुम्हें दिख रहा है इसके घाव ठीक हो रहे हैं। अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो ऐसा लगेगा कि ये वापस से जिंदा हो गई है। ये काफी लकी है, देखो ये अपनी आंखें खोल रही है। और वो अपनी आंखें खोलती है और उसे कुछ समझ नहीं आता वो कहाँ पर है। तभी वो चिल्लाते हुए उठती है और चिल्लाते हुए वो डीमन फेस वर्ड को अपने आसपास ढूंढ रही होती है। और ऐसा करते करते वो उसके कैरेज का सामान फेंकते हुए उसे ढूंढने लग जाती है और इन दोनों की समझ नहीं आ रहा होता आखिर इसके साथ क्या दिक्कत है। और असुरा कहता है, ये डीमन फेस वर्ड क्या है। और वो बुड्ढा कहता है, ऐसा लगता है ये किसी तरह के इस वर्ड के बारे में बात कर रही है। तभी वो लड़की उस बुड्ढे की ओर देखती है और वो बुड्ढा कहता है, हेलो यंग लेडी। और असुरा अपना मुंह छुपाते हुए कहता है, हे ताचियोन, इधर आओ, हमें कुछ ढूंढना है। और वो लड़की उस बुड्ढे को अभी भी देख रही होती है और वो बुड्ढा कहता है, लगता है तुमने कोई डरावना सपना देख लिया है, तुम्हें और ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। और हम देखते हैं उसने उस बुड्ढे के ऊपर अटैक कर दी होती है। और वो लड़की बोलती है, ये तुमने चुराया है, आखिर तुमने मेरी स्वॉर्ड कहाँ पे रखा है, मुझे मेरी स्वॉर्ड वापस दो। और असुरा उस बुड्ढे को देखता है और कहता है, कमांडर। और उस लड़की को कहता है, तुम क्या कर रही हो। और सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं असुरा को जो घास के अंदर स्वॉर्ड को ढूंढ रहा होता है। और वो लड़की कहता है, क्या तुम्हें वो अभी तक नहीं मिला। और असुरा कहता है, क्या वो सच में कोई तलवार है या तुम किसी और चीज की तलाश में हो। मैं चाहे यहाँ पे कितना भी देख लूं लेकिन मुझे वो अभी तक नहीं मिला।
मिला। और वो लड़की से बुड्ढे के गर्दन दबाते हुए कहती है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे कमांडर मरे तो तुम अपनी बात ही को बंद करो और उस तलवार को ढूंढो। मैं तुम्हें 10 मिनट और देती हूँ, अगर तुमने इसे नहीं ढूंढ पाए तो मैं इस बुड्ढे को मार दूंगी। और असुरा काफी चिढ़ते हुए कहता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, हमने इसकी जान बचाई और हमें इस तरह से रिपे कर रही है। तभी उसके सामने से घोड़ा एक तलवार लेके आता है और असुरा स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम इसी स्वॉर्ड को ढूंढ रही थी? और वो लड़की उस स्वॉर्ड को देख के काफी खुश हो जाती है और वो स्वॉर्ड को गले लगा लेती है और पीछे असुरा उस बुड्ढे को छुड़ा रहा होता है और वो बुड्ढा काफी गुस्से में होता है और ये दोनों अपने कैरेज में बैठ जाते हैं और वो लड़की अभी उस स्वॉर्ड को गले लगा के बैठी होती है और वो बुड्ढा कहता है, क्या तुमने सभी चीजों को ले लिया है? और असुरा कहता है, हाँ। और वो बुड्ढा कहता है, मुझे डर लग रहा है कि मैं इस जगह को अपने सपने में दोबारा ना देखूं, जल्दी करो यहाँ से निकलते हैं। और असुरा कहता है, हाँ ठीक है। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो उसके कैरेज में बैठ जाती है और वो कहती है, मुझे चियोनमू वैली छोड़ दो प्लीज। तभी वो बुड्ढा उस लड़की की ओर गुस्से में देखता है और वो लड़की दोबारा कहती है, मुझे चियोनमू वैली जाना होगा, तुम लोग मुझे वहाँ पे छोड़ दो। और वो बुड्ढा गुस्से में कहता है, आखिर तुमने क्या कहा? और वो गुस्से में उस लड़की पर अटैक करने जा रहा होता है लेकिन पीछे से उसे असुरा रोक लेता है और वो बुड्ढा कहता है, मैं तुम्हारे साथ काफी सॉफ्ट रहा क्योंकि ये हमारी फर्स्ट मीटिंग थी, इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालू, तुम खुद यहाँ से चले जाओ। तभी हमें एक हंसने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं ये वही पर्सन होता है जिसने उस लड़की के ऊपर पहले अटैक करा होता है। इसे देख के वो लड़की थोड़ी हैरान हो जाती है और वो मॉन्स्टर कहता है, मैं काफी सरप्राइज हूँ, तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा, तुम ये जानती हो कि तुम्हें साजुन ढूंढ रहा है फिर भी तुम यहाँ पे ऐसे ही घूम रही हो। और वो लड़की उस मॉन्स्टर को देखते अपने मन में सोचती है, मुझे लगा मैंने उसे खो दिया है। और असुरा कहता है, क्या वो बंदर बोल रहा है? और वो बुड्ढा कहता है, वो एक बंदर नहीं है, वो एक आदमी है, ध्यान से देखो उसने जूते पहन रखे हैं। और असुरा कहता है, क्या मैं उसके सामने एक बनाना को छालूं? और वो बुड्ढा कहता है, आखिर मुझे एक बनाना कहाँ से मिलेगा, तुम्हें ये फालतू की चीजें छोड़ो और यहाँ से चलते हैं। तभी वो पर्सन उस पेड़ से कूद के नीचे आ जाता है और वो कहता है, ए तुमने अभी क्या कहा मेरे बारे में? देखते हैं कि तुम सांप द्वारा निकल जाने के बाद भी ऐसे ही बकबक कर पाओगे या नहीं। और वो दोनों उस पर्सन को देख रहे होते हैं और असुरा कहता है, क्या इसने अभी हमें इंसल्ट करा? क्या मैं इसे कुछ लेसन दे के आऊँ मास्टर? और वो बुड्ढा कहता है, हाँ तुम्हें इसे कुछ लेसन देना चाहिए। तभी वो लड़की कहती है, मैं ऑर्डिनरी पीपल को इस मार्शल वर्ल्ड के अंदर अफेयर नहीं करने दे सकती, जब तक मैं उसको रोक के रख सकती हूँ तो उतने देर में जितना दूर हो सके भाग जाना। और ये बातें सुन के दोनों ही काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लड़की अपनी जगह से खड़ी होती है और वो तलवार पे हाथ रख के अपने मन में कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय तक इसे रोक पाऊंगी, लेकिन मैं इतना तो कर ही सकती हूँ जितने में ये दोनों यहाँ से भाग जाए। काश ऐसा हो सकता है कि इस डिवाइन स्वॉर्ड की पावर्स मुझे कुछ देर के लिए मिल जाती। तभी असुर अपने स्टिक से उसका रास्ता रोकते हुए कहता है, तुम यहाँ से हट जाओ, मुझे कमांडर ने परमिशन दे दी है तो तुम मेरा रास्ता मत काटो। और वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कहा यहाँ से भाग जाओ, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तभी वो स्वॉर्ड में कुछ महसूस करती है और वो अपने मन में कहती है, आखिर इसके साथ क्या हो रहा है? और असुर अपने सामने की ओर देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं उस पर्सन के आसपास कई सारे स्नेक्स आ चुके होते हैं। और असुरा कहता है, सांपों के द्वारा निगल लिया जाना ये खाली धमकी नहीं थी। और वो पर्सन कहता है, इस तरह से केयरलेसली माउथ चलाने के लिए मैं तुम्हें काफी पेनफुल डेथ दूंगा। और ये कह के वो अपने सांपों को ऑर्डर दे देता है और उसके सांप असुरा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे चले जाते हैं और असुरा भी रेडी हो जाते हैं इन सांपों से लड़ने के लिए। तभी वो लड़की उस स्वॉर्ड को असुरा के सर पे मारती है जिससे असुरा नीचे गिर जाता है और ये देख के वो बुड्ढा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बुड्ढा उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुमने ये क्यों करा? और वो लड़की उस बुड्ढे का मुंह दूर करते हुए कहती है, बिना उस तलवार के वो उस मॉन्स्टर जैसे स्नेक को नहीं काट सकता। और वो पर्सन थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है, ये डीमन फेस स्वॉर्ड है। और असुरा अपने सामने स्वॉर्ड को देखता है और उसे अपने हाथों में उठा लेता है और वो कहता है, क्या ये वो नहीं है जिसको कुछ देर पहले ये लोग डिवाइन स्वॉर्ड कह रहे थे? और वो पर्सन में सांपों को कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो, जल्दी जाओ और उसको खा जाओ। और हम देखते हैं असुरा के पीछे उस स्नेक को जो असुरा को खाने ही वाला होता है। तभी असुरा उस स्वॉर्ड के ऊपर से कपड़े को हटाता है और हम देखते हैं वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा चमक रही होती है। ये देख के असुरा और वो बुड्ढा और हाथ में वो लड़की भी काफी हैरान हो जाती है और वो लड़की कहती है, डीमन फेस स्वॉर्ड जो अपना मास्टर खुद चुनता है वो इसके साथ रिएक्ट कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है? और इसे देख के वो पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और असुरा उस स्वॉर्ड को पूरी तरीके से बाहर निकाल देता है और पीछे की तरफ मुड़ के उस स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। और हम देखते हैं उस स्वॉर्ड की स्लैश से उस स्नेक की बॉडी कट जाती है और इसे देखे वो लड़की भी काफी हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं उस स्नेक के कई सारे टुकड़े हो चुके होते हैं और इसे देखते हुए वो लड़की अपने मन में सोचती है, क्या ये इस तलवार का असली मास्टर है? और असुरा कहता है, मुझे ये स्वॉर्ड पसंद आई। और वो स्वॉर्ड को इधर उधर स्विंग करते हुए कहता है, चलो इसे वापस से ट्राई करते हैं। तभी हमें असुरा का कूल लुक दिखाया जाता है और स्वॉर्ड के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर आ रही होती है और हम देखते हैं वो तलवार काफी बड़ी हो चुकी होती है। और वो लड़की अपने मन में कहती है, ये तलवार पहले से बड़ी हो गई। और असुरा इस तलवार से अपने सामने अटैक करता है, उसे देख के वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं असुरा ने फिर से उस तलवार को उस मरे हुए मॉन्स्टर के ऊपर यूज करा होता है और वो ऐसा बार बार कर रहा होता है जिसे देख के उस मॉन्स्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिर ये कर क्या रहा है। तभी हम देखते हैं वो तलवार टूट जाती है जिसे देख के वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और टूटी हुई तलवार देख के असुरा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और पीछे वो लड़की काफी दुखी होते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है। और असुरा इस तलवार को फेंकते हुए कहता है, क्या इसे सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं? क्या ये वन टाइम यूज वर्ड है? और पीछे से वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, तुम इडियट। और वो काफी गुस्से में असुरा को कहती है, क्या तुम जानते भी हो आखिर ये किस तरह की तलवार है? मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगी। और पीछे से वो बुड्ढा उस लड़की को पकड़ते हुए कहता है, शांत हो जाओ। और वो दूसरा पर्सन हंसने लग जाता है लेकिन हमें साफ साफ दिखाई देता है वो साथ में डरा हुआ भी होता है। तभी असुरा नीचे से अपनी स्टिक उठाता है और वो
पर्सन कहता है मैं बच चुका हूँ तुम्हारे पागलपन की वजह से। ये काफी बुरा हुआ डीमन फेस वॉर्ड के साथ, लेकिन अब मजाक खत्म हुआ और ये कह के वो अपने बाकियों के सांप को उसके ऊपर भेज देता है अटैक करने के लिए। और वो कहता है तुम अपने भाइयों का बदला लो जिसको इस बच्चे ने मारा है। और असुरा वहाँ पे काफी ज्यादा आराम से खड़ा था और वो लड़की उस कैरेज को चलाने की कोशिश करती है और वो कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, जिसकी वजह से उस बुड्ढे का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है उसी कैरेज के ऊपर। और वो लड़की कहती है अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो हम मारे जाएंगे। और वो बुड्ढा कहता है तुम्हारे ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा, ये सिर्फ हमारी बातें सुनता है। और वो लड़की उस बुड्ढे का कॉलर पकड़ते हुए कहती है तो तुम बुड्ढे जल्दी करो और इसको चलाओ। और वो बुड्ढा उस लड़की का हाथ दूर करते हुए कहता है ये कोई काम का नहीं है, वो वहाँ पे लड़ रहा है। और वो लड़की उस बुड्ढे का मुंह पकड़ते हुए कहती है हम इसकी बॉडी को बाद में ढूंढ लेंगे और उसको जला देंगे, अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हम सभी मारे जाएंगे। तभी उस लड़की को पीछे से कुछ आवाज आती है और वो पीछे मुड़ के देखती है जहाँ पे असुरा ने अपने स्टिक से उस मॉन्स्टर के सर पे काफी तगड़ा अटैक करा होता है, जिसकी वजह से उसका सर वहीं कुचल जाता है और वो वहीं पे मारा जाता है। और ये देख के वो पर्सन भी काफी शौक हो जाता है और अपने मन में सोचता है आखिर ये किसने कैसे करा। तभी दूसरा सांप भी असुरा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन असुरा साइड से उसको स्टिक मार देता है, जिसकी वजह से वो काफी दूर उड़ता हुआ जाता है और एक चट्टान से टकरा जाता है। और आखिरी स्नेक उसके ऊपर सामने से अटैक करता है और असुरा भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की बॉडी अंदर से फटने लग जाती है और उसकी बॉडी से असुरा बाहर निकल के उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है, जो अटैक उसके चेस्ट पे लगा होता है। और इस अटैक से वो काफी तेजी से वो पेड़ से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके आसपास के पेड़ भी टूट जाते हैं। और हम देखते हैं असुरा ने उसके मॉन्स्टर और उसको दोनों को ही हरा दिया होता है। और असुरा कहता है तुम सिर्फ बोलते हो कुछ कर नहीं सकते। ये देख के वो लड़की भी काफी हैरान हो जाती है और पीछे वो बुड्ढा अपने मुंह को ठीक कर रहा होता है। और हम देखते हैं उन मॉन्स्टर्स की बॉडी जो काफी बुरी तरीके से असुरा के अटैक से खत्म हो चुकी होती है और साथ ही में उस पर्सन को जो पेड़ के अंदर मर चुका होता है। और हम डीमन स्वॉर्ड को भी देखते हैं जो कांप रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और गैरेज की ओर दिखाया जाता है, जिसके अंदर वो लड़की अपने घुटनों में आके उनको अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है वो सेकेगा क्लेन की लीडर है सेक सापियोंग, मैं आप लोगों को पहचानने में फेल हो गई और मुझे मेरे ऐसे व्यवहार के लिए माफ कर देना। और वो बुड्ढा गुस्से में कहता है मैं तुम्हें माफ करता हूँ, क्या हम यहाँ से जा सकते हैं। और वो लड़की कहती है क्या आप मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दोगे, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको चैन्यू वैली तक एस्कॉर्ट कर दूंगी। और वो बुड्ढा कहता है मैंने कहा नहीं। और वो लड़की कहती है तो मैं इसको हाँ समझती हूँ। और वो बुड्ढा चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या कह रही हो। और वो लड़की कहती है मैं आपको गाइड कर दूंगी, मैं वहाँ का रास्ता जानती हूँ। और वो बुड्ढा चिल्लाते हुए कहता है तुमने मेरी बात सुनी नहीं क्या, मैंने कहा नहीं, अब तुम यहाँ से निकलो। और यहाँ पे चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में बुड्ढा कहता है मैं फिर से कह रहा हूँ तुम सिर्फ हमारे साथ च्योनमू वैली तक ही जाओगे। और वो लड़की कहती है ठीक है। तभी वो बुड्ढा कहता है जब हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे तो हम दोनों अलग अलग रास्ते निकल जाएंगे। और वो लड़की कहती है मैं समझ गई। तभी असुरा उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है जब हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे तब तुम अपनी बात को बदल मत लेना। और वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है तुम क्या कह रहे हो, तुमने मेरी डीमन फेस स्वॉर्ड तोड़ दी फिर भी मैं तुम्हें जाने दिया, क्या तुम देखना चाहते हो कि मैं आखिर कर क्या सकती है तुम्हारे साथ। और वो बुड्ढा कहता है ऐसे गुस्सा मत करो, ये अभी काफी इमेच्योर है, तुम इसे थोड़ा सहन कर लो। तभी वो लड़की इस बुड्ढे को कहती है तुम अपने मुंह को बंद रखो। तभी वो बुड्ढा असुरा को चिल्लाते हुए कहता है तुम अपने मुंह को बंद रखो, अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। और असुरा कहता है हम पहले ही निकल चुके हैं। और फिर से असुरा कहता है लेकिन अगर तुमने अपनी बातों को बदल दिया तो। और वो लड़की चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जहाँ पे असुरा ने उन मॉन्स्टर को मारा होता है। वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है उस गैरेज के अंदर एक बुड्ढा और उसके साथ एक लड़का था, उन लोगों ने इसके साथ ऐसा करा और साथ में उस डीमन फेस स्वॉर्ड को भी तोड़ दिया। और वो दूसरा मॉन्स्टर कहता है जिसको असुरा ने मारा होता है, वो कहता है हाँ तुम सही समझे, यही सच्चाई है। और उनका तीसरा साथी कहता है उन लोगों ने डीमन फेस स्वॉर्ड को तोड़ दिया जो दुनिया का खजाना था, आखिर वो कितने ब्रूटल होंगे। और वो दूसरा पर्सन कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि वो सियुक फैमिली हेड के कंपेनियंस हो। और वो मॉन्स्टर कहता है मैंने जहाँ तक देखा है वो उसके कंपेनियंस नहीं हो सकते। और उसके सामने वाला बंदा कहता है ऐसा है क्या, मैं समझ गया। ये कह के उस मॉन्स्टर का सर पकड़ लेता है वो। उसके बाद वो उसके सर को काफी देर से दबाने लग जाता है। तभी उसका साथी जमीन पे देखता है और कहता है यहाँ टायर के निशान है, ऐसा लग रहा है कि वो लोग हवांग मोक माउंटेन की ओर गए होंगे। तभी हम उसके साथी को देखते हैं जिसने जिसने उस मॉन्स्टर को ऑब्जर्व कर लिया होता है पूरी तरीके से। और उसका साथी कहता है अगर तुमने आयरन क्लैड के वॉरियर को ऑब्जर्व कर लिया है तो तुम्हें उनसे कम्युनिकेट करने की एबिलिटी भी मिल गई होगी, क्या मैं सही हूँ। और उसका साथी कहता है ये सच है, लेकिन बिना किसी जिंदा आयरन क्लैड वॉरियर के इसको टेस्ट करना काफी हार्ड है। और वो दूसरा पर्सन कहता है एनीवे अब बात यहाँ तक आ गई है तो चलो इसको डील करते हैं और उसको खत्म करते हैं। और उसका साथी कहता है मैं समझ गया। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें जंगलों के बीच एक घर का सीन दिखाया जाता है जिसके बाहर कुछ वॉरियर्स होते हैं, वो सभी उस घर के पास आ रहे होते हैं। तभी वो लोग उस घर के डोर को ओपन करते हैं और वो लोग असुरा और उसके दोस्तों को देखते हैं। तभी वो लड़की अपने फादर के बारे में असुरा और उस बुड्ढे को बता रही होती है जो सीओ कुमियोंग है, वो हेड है सीओ फैमिली के। तभी वो बंदा उस शॉप के बंदे से पूछता है क्या उसके पास वो डीमन फेस स्वॉर्ड था जिसके बारे में तुमने कहा था। और वो शॉप वाला कहता है वो जब यहाँ पे आई थी उसके पास वो नहीं था, हमने अभी तक बाहर जाके नहीं देखा, हो सकता है उसने अपने गैरेज के अंदर छुपा रखा हो उसे। और वो वॉरियर कहता है वेल हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। तभी वो और उसके साथी सभी लोग टेबल पे बैठ जाते हैं और असुरा हंसते हुए कहता है मुरीम। और वो बुड्ढा कहता है क्या तुम ये कहना चाहती हो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे इंडिपेंडेंस और नॉन इंटरफेरेंस है
और इसकी गारंटी इंपीरियल कोर्ट देता है। और असुरा उस बुड्ढे से कहता है ये कुछ पैपल राज्य जैसा नहीं है। और वो बुड्ढा अपने जेब में हाथ डालते हुए कहता है पैपल राज्य किसी भी कंट्री के कंट्रोल से काफी बियॉन्ड है, तो ये उस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। और वो बुड्ढा अपने पॉकेट से पाउच निकालते हुए कहता है एनीवे ये तुम्हारे लिए है, तुम इसे रखो। और वो कहता है ओरिजिनली मेरा ये प्लान था कि मैं तुम्हें चौनवी घाटी तक बस छोड़ दूं, लेकिन तुमने मुझे काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करी है, इसलिए तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और वो लड़की पाउच को देखते हुए कहती है आखिर ये है क्या। और वो बुड्ढा कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि वो कोई पर्सन था और ना ही मैंने कोई नाम को मेंशन करा था। और वो लड़की कहती है आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। तभी कोई असुरा का सर उस टेबल के ऊपर मार देता है और हम देखते हैं ये वही वॉरियर होता है जो डीमन फेस वर्ड के बारे में बात कर रहा होता है। और इसे देख के वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम लोग हो कौन। तभी उसके गले में कोई तलवार रख देता है और वो वॉरियर कहता है तुम शांत हो जाओ मिसेस, तुम्हारा ऐसे करने से हम में से किसी को फायदा नहीं होगा। तभी उन सब में से एक बंदा उस बुड्ढे को कहता है हे ओल्ड मैन, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पे शांत रहना। और वो बुड्ढा भी उसको देख रहा होता है। तभी वो वॉरियर कहता है मुझे बातों को लंबा खींचने की आदत नहीं है, तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। हम सभी जानते हैं कि तुम्हारे पास वो डीमन फेस वॉर्ड है, अगर तुमने वो हमें दे दिया तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें बिना दर्द की मौत मिले। और ये सुन के वो लड़की डर जाती है और वो कुछ कहती नहीं। तभी वो वॉरियर कहता है क्या मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे बातों को लंबा खींचने की आदत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि शियोग फैमिली के मास्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं इसकी शुरुआत तुम्हारे एक हाथ काटने से करूंगा। तभी असुरा कहता है हे कमांडर। और वो बुड्ढा कहता है क्या। और असुरा कहता है मैंने काफी ज्यादा पेशेंस रख लिया, क्या मैं अब इनको एक लेसन सिखा सकता हूँ। और वो कमांडर कहता है हाँ ठीक है क्यों नहीं। और वह वॉरियर बुड्ढे की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है ये लोग। तभी असुरा अपनी जगह से खड़े हो जाता है। ये देख के वो वॉरियर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी असुरा उसके फेस पे काफी खतरनाक पंच मारता है, जिससे वो अपने साथियों के साथ टेबल तोड़ते हुए आगे की ओर जाता है और वहाँ पे कोने में जाके गिर जाता है। तभी वो लड़की इस मौके का फायदा उठा के जिस बंदे ने उसे गले में तलवार रखी होती है उसको अपने कोहनी से मारती है और उसकी तलवार को ले लेती है। और उस वॉरियर के साथ ही कहते हैं मास्टर सियो क्या आप ठीक हो, आखिर इनके फेस के साथ क्या हुआ। और वो लोग असुरा की तरफ काफी गुस्से से देखते हैं और वो कहता है उन्हें मार दो, भले उनके पास डीमन फेस वर्ड हो या ना हो। और असुरा ये सुन के खुश हो जाता है और वो कहता है ये हुई ना बात। और वो लड़की कहती है लगता है हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। तभी वो बुड्ढा कमांडर कहता है यंग लेडी तुम अपनी जगह पे बैठ जाओ। ये सुन के वो थोड़ी हैरान हो जाती है। तभी वो बुड्ढा कहता है असुरा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके फाइट में कोई इंटरप्ट करे, तो तुम अपनी जगह पे बैठ जाओ और चाय पियो। और हम देखते हैं वो सभी लोग असुरा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें उस घर में सिर्फ चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उस घर में काफी ज्यादा हलचल मच चुकी होती है। तभी उस घर का गेट टूट जाता है और उसके बाहर जो दो बंदे खड़े होते हैं वो कहते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और ये दोनों वही होते हैं जो उस मॉन्स्टर से बात कर रहे होते हैं। तभी वो लोग अंदर देखते हैं और अंदर काफी लोग मार खा के कोने में पड़े होते हैं और ये देख के वो दोनों हैरान हो चुके होते हैं। और वहाँ पे अकेला असुरा खड़ा होता है उनके बीच और वो लड़की देख के काफी हैरान हो चुकी होती है। तभी वो लड़की उन दो लोगों को देखती है और उसे देख के अपने मन में सोचती है क्या ये वही लोग हैं। तभी उन दोनों में से एक कहता है ये लोग यहीं पे रहे, योग फैमिली के मास्टर मायुंग और इसके साथ दो सस्पिशियस डुओ। तभी उसके साथ ही आगे बढ़ता है काफी तेजी से और इसको असुरा भी देख लेता है और वो कहता है तुमने डीमन फेस वॉर्ड को तोड़ दिया, देखते क्या तुम सच में इतने ज्यादा पावरफुल हो जो कि डीमन फेस वॉर्ड को तोड़ सके। तभी लड़की चिल्लाते हुए कहती है नहीं ऐसा मत करो, अगर उसने तुम्हें छू लिया तो। और हम देखते हैं वो असुरा का फेस को पकड़ चुका होता है और वो मुस्कुराने लग जाता है देखकर। तभी असुरा उसके हाथ को झटक देता है और अपने दूसरे हाथ से उसके फेस पे पंच करता है, जिससे वो भी बाकी लोगों के साथ कोने में पड़ जाता है और उसके मुंह से भी खून आने लग जाता है। ये देख के उसका साथी भी हैरान हो जाता है और साथ में वो लड़की भी। तभी असुरा कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम अपने हाथों को कहाँ पे रख रहे हो, और ये कह के अपने मुंह को साफ करने लग जाता है। और हम देखते उस बंदे को जो वहाँ पे खांस रहा होता है और हम उसके हाथ की हालत को देखते हैं जो टूट चुके होते हैं और ये देख के वो वहाँ पे चिल्लाने लग जाता है। तभी असुरा कहता है मुझे लगा था ये लोग बस यहाँ से गुजर रहे हैं। तभी असुरा अपने साइड में देखता है और हम देखते हैं वो बंदा बाकियों को ऑब्जर्व करने लग जाता है और एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है। और असुरा कहता है ये बाकी लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद और भी बड़ा हो चुका है। और असुरा उस बुड्ढे कमांडर को कहता है कमांडर क्या ये वो है। और वो बुड्ढा कमांडर कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है। तभी वो लड़की कहती है ये ऑब्जर्वेशन डीमन आर्ट है। तभी वो बुड्ढा कहता है हाँ तुमने क्या कहा। और वो लड़की कहती है मैंने कहा कि ये उसकी मार्शल आर्ट्स है ऑब्जर्वेशन डीमन आर्ट। और वो बुड्ढा कहता है क्या ब्लैक डेथ डीमन। और वो लड़की थोड़े गुस्से में कहती है ऑब्जर्वेशन डीमन आर्ट ये उन असैसिन्स की मार्शल आर्ट्स है जिनको आयरन फिस्ट नाम से भी जाना जाता है और साथ में इसको ब्लड ब्रेन नाम से भी जाना जाता है। ये सीक्रेट एसोसिएशन गिल्ड के है। ये अपोनेंट्स के लाइफ फोर्स को ऑब्जर्व करता है और उनके स्ट्रेंथ को अपना बना लेता है। और वो बुड्ढा कहता है ये मार्शल आर्ट्स है और हमें उस मॉन्स्टर का लुक दिखाया जाता है। तभी वो लड़की कहती है ऐसा कहा जाता है कि जब कोई इस मार्शल आर्ट्स में मास्टर कर लेता है उसको मारा नहीं जा सकता है, भले हम उसको स्वॉर्ड से काट ही क्यों ना थे। वो इस मार्शल आर्ट से इमॉर्टल बनने के काफी करीब हो जाता है। और वो बुड्ढा कहता है क्या तुम इमॉर्टल की बात कर रही हो। ये काफी एरोगेंट था। और असुरा पीछे की ओर देखता है जहाँ पे वो मॉन्स्टर होता है और असुरा कहता है मेरे स्वॉर्ड से काटने के बाद वो नहीं मरेगा। और वो पीछे वो बुड्ढा उस लड़की को कहता है ये परफेक्ट टाइमिंग है, मुझे वो सीड्स दो जो मैंने तुम्हें पहले दिया था। ये वो है जिसको इमॉर्टलिटी का एलिक्सिर बनाने में फेल हो गया था। तभी वो मॉन्स्टर आगे की ओर बढ़ने लग जाता है और मॉन्स्टर कहता है काफी लंबा समय हो गया जब से मैंने इस फॉर्म का यूज करा है। और
असुरा वहाँ पे तलवार को उठाता है और वो कहता है मैंने सोचा था कि ये काफी बोरिंग होगा लेकिन ये मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी इंटरेस्टिंग है। और वो मॉन्स्टर कहता है मैं तुम्हें एक ही बार में खत्म कर दूंगा और ये कह के उसके ऊपर पंच करने जा रहा होता है। और असुरा कहता है मुझे ये प्लेस काफी अच्छा लगा, दी मार्शल वर्ल्ड। तभी वो बुड्ढा कहता है तुम वहाँ से साइड हट जाओ। तभी हम देखते हैं किसी ने असुरा के फेस पे थप्पड़ मार दिया होता है और वो बुड्ढा ही होता है। और वो बुड्ढा उस लड़के को कहता है मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि इसे कैसे यूज करते हैं, तो तुम इसे ध्यान से देखना। और असुरा अपने मुंह को पकड़ के वहाँ पे खड़ा होता है। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है ये अभी सही टाइम नहीं है और जल्दी करो, वहाँ से हटो। हम देखते उस मॉन्स्टर ने अपना पंच थ्रो कर दिया होता है उन लोगों के ऊपर। तभी वो बुड्ढा उस पाउच के अंदर से बीज बाहर निकालता है और उसके ऊपर थ्रो कर देता है। इसको देख के वो लड़की भी हैरान हो जाती है और हम देखते उस घर को बाहर से। तभी उस घर के अंदर से पेड़ बाहर आने लग जाता है और वो पेड़ काफी तेजी से बढ़ने लग जाता है। और हम देखते हैं उस पेड़ को जो काफी दूर से पहाड़ों के ऊपर भी दिख रहा होता है और वो पेड़ बादलों से भी ऊपर चला जाता है। और वो बुड्ढा कहता है मैं मोटिलिटी का एलिक्सर बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे से ये बेकार चीज बन गई। इसको देख के वो लड़की हैरान होती है और वो बुड्ढा कहता है एनीवे तुमने ये देखा जब भी कोई इमरजेंसी पड़े तुम्हें ऐसा ही करना है। और हम देखते उसके पीछे कोई नहीं होता और वो बुड्ढा कहता है लेकिन वो गई कहाँ पर। और असुरा कहता है अभी अभी वो यहीं पर थी, पता नहीं कहाँ गई। तभी कोई कहता है तुम लोग। और हम देखते हैं वो उसका ही साथी होता है जिसने उस लड़की को पकड़ लिया होता है और वो कहता है मुझे तुम्हारा फेस एकदम अच्छे से याद है। तभी हम देखते हैं उसके फेस के पास एक टूटी हुई स्वॉर्ड आ जाती है जिसको देख के वो भी हैरान हो जाता है और वो बुड्ढा भी हैरान हो जाता है और वो कहता है हे मैं सोच रहा था कि मैं उसे पकड़ू या नहीं लेकिन तुमने उसको स्वॉर्ड से अटैक कर दिया। और असुरा कहता है मेरा एम स्लिप हो गया, मैं उसके कपड़े के ऊपर निशाना कर रहा था। और हम देखते हैं उस बुड्ढे ने असुरा का गिरबान पकड़ रखा होता है और उस मॉन्स्टर का साथी कहता है हम लोग दोबारा से जल्दी ही मिलेंगे। और वो धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लग जाता है और असुरा और उसके साथ बुड्ढा कमांडर इसे देख रहे होते हैं। और असुरा कहता है वो चला गया कमांडर, मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन मुझे उसका ट्रेस कहीं नहीं मिला और हमें ये भी नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में गया है। और यहाँ पे चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। चैप्टर 3 की शुरुआत में हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर वो लोग उस लड़की को पकड़ के लाए थे और वो लोग उस लड़की को जेल के अंदर बंद कर देते हैं। और जो इस लड़की को पकड़ के लाया था वो कहता है मैं जल्द ही वापस आऊंगा, तब तक इसे सेफ रखना। और वो लड़की जो गुस्से में देख रही होती है तभी वो उस जेल से बाहर निकल जाता है और अपने सामने एक मैंशन को देखता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और पहाड़ों की ओर आता है जहाँ पे असुरा और उसके साथ वो बुड्ढा होता है। और वो बुड्ढा कहता है इसको साफ करना काफी थका देने वाला काम है। तभी मैं इन जैसे लोगों के पावर्स पे रिलाई नहीं करता लेकिन जैसी सिचुएशन चल रही थी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और वो बुड्ढा अपने पास से वो पाउच बाहर निकालता है जो उसने लड़की को दिया होता है और अपने घोड़े को कहता है क्या तुम इसके सेंट से उसको ढूंढ सकते हो। और घोड़ा उसके सेंट को सूंघने लग जाता है और वो बुड्ढा कहता है हाँ लगता है ये ऐसा कर सकता है, तो चलते हैं यहाँ से। और असुरा और उसके साथ वो बुड्ढा दोनों ही कैरेज के ऊपर बैठ जाते हैं और वो घोड़ा काफी तेजी से वहाँ से निकल जाता है। और हम देखते हैं जब वो घोड़ा काफी तेजी से भाग रहा होता है तभी उसके सामने एक होल अपीयर होने लग जाता है और वो होल धीरे धीरे बड़ा होने लगता है जिसको असुरा भी देख रहा होता है। और हम देखते हैं वो घोड़ा उस होल के अंदर घुस चुका होता है और सीन वापस से उसी प्लेस के ऊपर आता है जहाँ पर उस लड़की को किडनैप करके लाया गया था। और हम मैंसन को देखते हैं जिसके अंदर वो बंदा किसी के सामने खड़ा होता है। तभी वो बंदा अपने सामने वाले पर्सन को सब कुछ बता देता है और सामने वाले पर्सन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसने डीमन फेस वर्ड को तोड़ दिया और साथ में साजिन को भी मार दिया और उसके आयरन क्लेड वॉरियर्स को भी, और साथ में उन लोगों ने ब्लड ब्रेन को एक जायंट ट्री के अंदर बदल दिया। क्या ये सब कुछ मैं सही तरीके से तुम्हें बता रहा हूँ। और हमें उस पर्सन का इंट्रोडक्शन दिया जाता है जिसका नाम जूहंग होता है जो कि इंपेरियल डायरेक्ट असैसिन स्क्वाड का लीडर होता है। और सामने वाले पर्सन कहता है हाँ आप सही कह रहे हो लेकिन इंटेलिजेंस चीफ की तरफ से देखे तो तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स उन लोगों से लड़ रहे थे और तुम काफी बेरली ही वहाँ से भाग पाई होस्टेज के साथ। और सामने वाले पर्सन कहता है मुझे लगा कि मुझे आपको पहले रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि मैं उस लड़ाई में जीत भी पाऊंगा। और वो लीडर कहता है मुझे ये पसंद नहीं है लेकिन मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं थी। और वो अपनी कप में चाय निकालते हुए कहता है लेकिन वो हॉस्टेज क्या वो सिख फैमिली की हेड है जिसका नाम सियोक है, क्या वो चुनमु वैली की मुरी मलायन का कोई हिस्सा नहीं है। और उसके सामने वाला बंदा कहता है हम जल्दी सियोक से इंट्रोगेट करेंगे आखिर वो दोनों लोग थे कौन और हम इसके बारे में पता लगाएंगे कि चुनमु वैली इस घटना से कितनी ज्यादा इन्वॉल्व है। तभी वो लीडर कहता है तुम उस लड़की को मार दो। और ये सुन के वो सामने वाला पर्सन भी हैरान हो जाता है और वो पर्सन कहता है हमारे पास पहले ही एक एविडेंस है डीमन फेस वर्ड, अब कोई रीजन नहीं बनता इसको लेट करने का। सियोक से डील करने के बाद जो भी हमारे साथियों के साथ हुआ इसके लिए हम चुनमु वैली को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। और ये सुनकर वो सामने वाला पर्सन हैरान हो जाता है, अगर वो दोनों लोग उससे रिलेटेड हुए तो वो लोग चुनमु वैली के डिस्ट्रॉय होने से पहले वहाँ जरूर अपीयर होंगे। और वो सामने वाले पर्सन घबराते हुए कहता है लेकिन इंपीरियल सिटी से ऑर्डर मिला है कि मोरियम अलायंस के लोगों के विरुद्ध किसी और का हस्तक्षेप करना मना है। और वो लीडर कहता है ये ऑर्डर विद्रोही के ऊपर नहीं लगता। जो भी चुनमु वैली की रूमर चल रहे थे कि वो लोग सीक्रेटली मोरियम आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं वो प्रूव हो गया है डीमन फेस वर्ड के साथ। क्या इससे ये पता नहीं चलता कि जो भी रूमर चल रहे थे इनके बारे में वो सच थे, हम बस विद्रोहियों को सजा दे रहे हैं, इससे पहले वो हमारे इंटेंशन को जान जाए इसे खत्म कर दो। तभी वो लीडर कहता है बाहर कोई है और बाहर से मैं आवाज आती है हाँ बोलिए सर। और वो लीडर कहता है चुयोंगबा और डेयू बोल को बुलाओ। और बाहर वाला पर्सन कहता है ठीक है सर। और 3 असुरा के घोड़े की तरफ आता है जो कि वार्म होल के थ्रू
थ्रू ट्रेवल कर रहे होते हैं और हम देखते उसे घोड़े के सामने एक व्हाइट पोर्टल होता है और सीन शिफ्ट होता है, हमें मायूंग की ओर दिखाया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो पर्सन मायूंग के गले में अपने फिंगर से अटैक कर देता है, जिससे मायूंग बेहोश होने लग जाती है और वो कहती है मैं उस पर नजर रख रही थी, वो कोई ऐसा नहीं था जो ऐसे ही भाग जाए, लेकिन मैं काफी केयरलेस हो गई थी। और वो गुस्से में अपने रस्सी को तोड़ते हुए कहती है ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। और वो अचानक देखती है कि उसने रस्सी तोड़ दी और उसको खुद पे बिलीव नहीं होता। और मायूंग कहती है क्या ये रस्सी खराब थी जो इतनी इजीली टूट गई? तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो अपने बगल में वॉल को देखती है जिसके अंदर से असुरा का घोड़ा बाहर निकल रहा होता है और इसे देख के मायूंग भी हैरान हो चुकी होती है और ये लोग मायूंग के सामने आ चुके हैं। और मायूंग डरते हुए कहती है क्या तुम और अच्छे तरीके से यहाँ पे नहीं आ सकते थे? और वो बुढ़ा कहता है ये हम नहीं है, ये ताचियोन है, ये काफी रेकलेस घोड़ा है। और मायूंग कहती है आखिर तुम लोग आए कहाँ से यहाँ पर? और वो बुढ़ा कहता है तुम इस सिचुएशन में भी ये सब सोच रही हो? और असुरा कहता है ये कैसी प्लेस है, क्या ये प्रिजन है? और वो बुढ़ा मायूंग को कैरेज पे बैठाते हुए कहता है जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा उससे पहले कि ताचियोन की स्ट्रेंथ खत्म हो जाए। और असुरा कहता है लेकिन यहाँ भागने के लिए कोई जगह नहीं है, हमें यहाँ से निकलने के लिए पहले इस जगह से बाहर निकलना होगा। तभी एक गार्ड कहता है मुझे अंदर से कुछ आवाज आई और दूसरा गार्ड कहता है मैं अंदर चेक करके आता हूँ। और जैसे ये बोलता है वो प्रिजन पूरी तरीके से टूट जाता है और हम देखते हैं ऐसा करने वाला असुरा होता है। और असुरा कहता है यहाँ पे काफी ज्यादा खुला एरिया है। और वो बुढ़ा कहता है मैंने तुम्हें कहा था जब हम यहाँ से एस्केप करेंगे तो तुम्हें शांत रहना है। और उस जेल के आसपास जो लोग होते हैं वो लोग कहते हैं आखिर यहाँ पे अभी क्या हुआ, आखिर वो एक्सप्लोजन क्या था और ये आवाज किस डायरेक्शन से आई थी? तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें वो लीडर दिखाया जाता है और उस लीडर के सामने दो बंदे होते हैं और वो लीडर कहता है शियोनमू वैली का चार्ज कौन लेगा, आखिर तुम दोनों में से वहाँ पे कौन जाएगा? तभी उनमें से एक पर्सन कहता है वहाँ मैं जाऊंगा। और हमें इस पर्सन की डिटेल बताई जाती है जिसका नाम चियोंगमा होता है जो कि असैसिन स्क्वाड का लीडर होता है। और वो कहता है अगर आपने शियोनमू वैली का चार्ज मुझे दिया तो मैं 10 दिन के अंदर जितने भी शियोनमू वैली के लोग हैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। और उनका लीडर कहता है 10 दिन। और चियोंगमा के बगल में जो पर्सन खड़ा होता है वो कहता है शियोनमू वैली उससे बड़ा है जितना तुम सोचते हो। और हमें उसकी डिटेल दिखाई जाती है जिसका नाम जियोकबोल होता है जो कि असैसिन स्क्वाड का लीडर होता है। अगर तुम्हारे स्क्वाड से कंपेयर करे तो जो कि फ्लैटलैंड बैटल्स में काफी स्किल्ड है, लेकिन हमारी असैसिन स्क्वाड स्पेशल है जंगलों में लड़ने के लिए। और वो पर्सन कहता है मुझे सिर्फ 3 दिन दो और 3 दिन में मैं चियोंगमा वैली को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और चियोंगमा जियोकबोल को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है ये पर्सन। तभी उनका लीडर कहता है तुमने कहा 3 दिन। तभी वहाँ की जमीन हिलने लग जाती है जिसे देख के ये सब हैरान हो जाते हैं और ये लोग कहते हैं आखिर ये है क्या? और हम देखते हैं बाहर असुरा को जिसने उन सभी गार्ड्स को काफी बुरी तरीके से मारा होता है जिसके वजह से जमीन भी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है उस एरिया में। तभी वो लोग बाहर आते हैं और ये सब देख के हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं आखिर वो है कौन? तभी उस लीडर के साथ में जो पर्सन खड़ा होता है वो कहता है ये लोग वही है जिसने आयरन क्लेड वॉरियर और ब्लड ब्रेन को मारा था। और ये सुन के वो लीडर भी थोड़ा चौंक जाता है और वो बुढ़ा असुरा को चिल्लाते हुए बुलाता है और वो कहता है जल्दी करो यहाँ से निकलते हैं। और असुरा कहता है मैं भी यही चाहता हूँ लेकिन ये लोग मेरे ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं। तभी वो बुढ़ा उस घोड़े की नाल पकड़ते हुए कहता है उसके बारे में भूल जाओ, चलो अब यहाँ से अकेले चलते हैं। और वो असुरा कहता है हम जा रहे हैं यहाँ से। और असुरा भागते हुए उनके पास आ रहा होता है और वो लोग असुरा के ऊपर अपने तीर से अटैक कर रहे होते हैं लेकिन असुरा जंप करके उनसे बच जाता है। तभी असुरा को कुछ फील होता है और अपने पीछे देखता है और हम देखते हैं उसके पिछवाड़े में तीर घुस चुका होता है और हम देखते हैं ये तीर उन सिपाहियों ने चलाया होता है। और वो सिपाही कहते हैं उसके पास मत जाना, हम उनसे दूर से ही अपने एरो के साथ लड़ाई करेंगे। और असुरा दर्द में कहता है हे रुक जाओ, मुझे यहाँ पे थोड़ी मेडिसिन लगा लेने दो। और असुरा अपने स्टिक को उठा के जमीन पे मारता है काफी तेजी से, लेकिन कुछ देर तक वहाँ पे कुछ नहीं होता। और अचानक ही हम देखते हैं वहाँ की जमीन बैटर होने लग जाती है जिसकी वजह से उसके आसपास का एरिया तबाह होने लग जाता है। और हम देखते हैं वो लोग इसे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम देखते हैं उनकी कैरेज को जो हवा में उड़ रही होती है इसके इम्पैक्ट से। और वो लीडर कहता है आखिर ये लोग आए कहाँ से है? और वो लीडर ने साथियों को कहता है उसे पकड़ लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा हो या मरे हुए हो, जो भी अवेलेबल फोर्स है तुम उन सभी का यूज करो उसे पकड़ने के लिए। और हम उस कैरेज की तरफ देखते हैं जिसके पास वो बुढ़ा बैठा होता है और वो बुढ़ा गुस्से में होता है और मायूंग उसे शांत कराने की कोशिश करती है। और असुरा थोड़ा परेशान होते हुए उस कैरेज की तरफ आ रहा होता है। तभी वो लीडर चिल्लाते हुए कहता है जो भी उन्हें पहले पकड़ लेगा उसे चियोंगमा वैली का कंट्रोल दे दिया जाएगा और साथ में डिप्टी लीडर की पोजीशन भी। और इतना कहते हैं उसके साथ जो भी 2 पर्सन होते हैं वो असुरा के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तभी हम उस बुढ़े को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो असुरा को अपने लात से मार रहा होता है। और वो कहता है मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि हम यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं लेकिन तुमने क्या करा। एनीवे हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और वो लोग अपने कैरेज पे बैठ जाते हैं और वो बुढ़ा कहता है जल्दी करो और उस कैरेज को चलाओ। और असुरा कहता है यस सर। तभी मायूंग कहती है ये बॉक्स यहाँ पे घूम रहा है, क्या ये पहले से ही खुला था? इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तभी वो बुढ़ा और असुरा साथ में कहते हैं क्या एक बॉक्स? कैसा बॉक्स? तभी वो बुढ़ा बॉक्स को ले लेता है और असुरा कहता है आखिर ये से क्या है, शायद से मैं जानता हूँ। तभी वो दोनों ऊपर देखते हैं और हम देखते हैं गैरेज के ऊपर एक सेलमेंडर होता है और ये दोनों उसको देख के शॉक हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं सेलमेंडर। और मायूंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिर इनके साथ क्या हुआ। और असुरा कहता है ये सेलमेंडर यहाँ से भाग रही है और वो बुढ़ा चिल्लाते हुए कहता है नहीं इसको जल्दी से पकड़ो। और हम देखते हैं सेलमेंडर को जो उस कैरेज से नीचे उतर चुका होता है और असुरा सेलमेंडर के पास
जाते हुए कहता है, कम ऑन सैलेमेंडर, तुम्हें हमारा सैलेमेंडर उपाय याद है ना? चलो तो फिर तुम अपने उपा के साथ घर वापस आ जाओ। और वो सैलेमेंडर असुरा को देख रहा होता है और असुरा डरते हुए कहता है, गुड बॉय। और हम देखते हैं उसी के सामने किसी ने सैलेमेंडर के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिससे सैलेमेंडर की पूंछ कट जाती है। और अब देखते हैं वो एक कुल्हाड़ी होती है, जिस वजह से उस सैलेमेंडर को भी दर्द होता है। और असुरा इसे देख के काफी गुस्सा हो जाता है और इसे देख के वो बुढ़ा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और असुरा वहाँ पे देखता है जहाँ से कुल्हाड़ी आई होती है और चियोंगमा अपनी कुल्हाड़ी को वापस लेते हुए कहता है, ये थोड़ा छोटा पड़ गया। और असुरा गुस्से में कहता है, तुम इडियट। और हम देखते हैं चियोंगमा के जितने भी साथी होते हैं सब आ चुके होते हैं लड़ने के लिए, और साथ में जियोकबोल और उसके लोग भी आ चुके होते हैं। और जियोकबोल कहता है, क्या ये हमसे आगे निकल गया? और हम असुरा के घोड़े को देखते हैं जिसकी आंखें ग्लो कर रही होती है। तभी उसका घोड़ा असुरा को अपने मुंह से पकड़ लेता है और हम सैलेमेंडर को देखते हैं जो काफी तेजी से चमकने लग जाता है और उसकी रोशनी काफी ज्यादा तेज होती है। और तभी हम देखते हैं चियोंगमा और उसके साथी इन सभी का आधा शरीर खत्म हो जाता है और यही हाल जियोकबोल और उसके साथियों का भी होता है। और उनका लीडर कहता है, ये लाइट। तभी हम देखते हैं वो लाइट इनके ऊपर भी आ जाती है और हम देखते हैं सैलेमेंडर की लाइट काफी ज्यादा दूर तक जाती है और जहाँ जहाँ तक उसकी लाइट जा रही होती है वो एरिया जलते ही जाता है। और हम देखते हैं जंगलों में आग भी लग चुकी होती है और उस एरिया में काफी ज्यादा धुआं हो चुका होता है। जब वो धुआं वहां से हटता है तो हम देखते हैं वो एरिया पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है उस सैलेमेंडर की आग से। और इसको असुरा और उसके साथी देख रहे होते हैं। तभी मायूंग घोड़े की ओर देखती है जो कि थका हुआ होता है और तभी वो घोड़ा अपनी जगह पे गिर जाता है, जिसको देख के मायूंग परेशान हो जाती है। और असुरा कहता है, वो बस सो रहा है, तुम उसे अकेला छोड़ दो, वो काफी ज्यादा थक चुका होगा क्योंकि उसने आज 2 बार टेलीपोर्टेशन किया था। और वो बुढ़ा अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, आखिर ये चीजें ऐसे क्यों खत्म हुई? और उसके पीछे असुरा कंधे पे हाथ थपथपाते हुए कहता है, कैप्टन मैं चाहता हूँ कि ये एरो आप मेरे पिछवाड़े से निकाल दो, प्लीज आप इसे जेंटली करना और साथ में आप वहाँ पे मेडिसिन भी लगा देना, शायद से वो ड्रैगन बोर्न एलेक्सर वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। और उस बुड्ढे को देखते हैं जो काफी गुस्से में होता है और वो असुरा को वहाँ पे पीटने लग जाता है और वो असुरा को पीटते हुए कहता है, ये रहा तुम्हारा ड्रैगन बोर्न एलेक्सर। और यहाँ पे चैप्टर 3 खत्म हो जाता है। चैप्टर 4 की शुरुआत में हम एक भाले को देखते हैं जो असुरा के कैरेज के सामने आ जाती है। तभी कोई कहता है, तुम वहीं पे रुक जाओ, ये प्लेस कोई नॉर्मल सिविलियंस के लिए नहीं है और अगर तुम फिर भी आगे आने की कोशिश करोगे तो हम तुम पे अटैक कर देंगे, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम पीछे मुड़ जाओ वापस से। और तभी असुरा कहता है, हमें उन्हें एक लेसन नहीं देना चाहिए। और पीछे से मायूंग कहती है, बिल्कुल नहीं। तभी मायूंग सीटी बजाती है और वो कहती है, तुम थोड़ी देर के लिए यहीं पे रुको। और मायूंग उस कोहरे के अंदर चली जाती है और असुरा कहता है, वो हमसे जरूर कहेंगे कि तुम यहाँ पे कुछ दिन और रुक जाओ। और वो बुढ़ा कहता है, मैं 100% श्योर हूँ कि वो हमारे लिए दावत रखेंगे, यहाँ पर ऐसा ही ट्रेडिशन था और ये चीज मेरे समय में भी ऐसे ही थी। और असुरा कहता है, मुझे इससे नफरत है। और वो बुढ़ा कहता है, यहाँ के लोग ये नहीं जानते कि संयम किसे कहते हैं। यहाँ के लोग किसी भी तरह के जानवर को पकड़ लेते हैं जिसे खाया जा सकता है और उसे फ्राई कर देते हैं या फिर उसे ग्रिल कर देते हैं। और हम देखते हैं असुरा के मुंह से पानी निकल रहा होता है और वो कहता है, हमें कम से कम एक बार तो यहाँ पे खाना खा लेना चाहिए। और वो बुढ़ा कहता है, तुम लालची मत बनो, वो जो भी देंगे तुम ले लेना, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। और हम देखते हैं इस समय उस बुढ़े के मुंह से भी पानी निकल रहा होता है। तभी सामने से मायूंग भागते हुए आ रही होती है और ये दोनों अपने मुंह को साफ करने लग जाते हैं। मायूंग कहती है, मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि मैं शियोनमी वैली के लोगों को कन्विंस कर रही थी ताकि मैं तुम दोनों से मिल सकूं। मैं सच कहूं तो अगर मुझे जरूरत पड़ती तो मैं तुम लोगों को जबरदस्ती यहाँ पे लेके आते, लेकिन एक प्रॉमिस होता है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। और हम उन दोनों का मुंह देखते हैं जो ये सुन के थोड़े से सदमे में लग रहे होते हैं। और सामने से मायूंग कहती है, अगर हम वापस किसी दिन मिले तो मैं होप करती हूँ कि तुम मुझे एक चांस दो तुम्हारी काइंडनेस का रीपे करने के लिए। और वो उस घोड़ी को भी थैंक यू कहती है और ये बोल के वो वापस से अपने शियोनमी वैली निकल जाती है। और हम इन दोनों का फेस देखते हैं जिनका मुंह पूरी तरीके से उतर चुका होता है क्योंकि जैसा इन लोगों ने सोचा था कि वो लोग इन्हें दावत के लिए बुलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और असुरा गुस्से में कहता है, क्या हमें इन्हें कुछ लेसन देना चाहिए? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नदी के पास दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों मेटल का यूज करके डायरेक्शन पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो बुढ़ा कहता है, ये पुरानी चीजें अब ढंग से काम नहीं करती, आखिर हम इस ट्रैकर को यूज कैसे कर सकते हैं? और असुरा कहता है, लेकिन हमारा सैलेमेंडर कहाँ चला गया कैप्टन, मैं उस सैलेमेंडर को मिस कर रहा हूँ। और वो बुढ़ा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर मेटल की रोड फेंकते हुए कहता है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि उसको सील कर दो, लेकिन तुमने मुझसे इंसिस्ट करा था कि तुम उसे रेज करना चाहते हो। और असुरा उसके अटैक से बच जाता है और वो बुढ़ा वापस से असुरा को अटैक करता है और असुरा उसके अटैक को अपने पैरों से डॉज कर लेता है। और वो बुढ़ा कहता है, तुम इधर उधर उछलना बंद करो और जल्दी से बर्तन साफ करो ताकि हम यहाँ से जल्द निकल सके। और वैसे भी यहाँ पर काफी सारे उससे बेटर पेट्स हैं जो तुम रख सकते हो। और हम देखते हैं उन्हें कोई देख रहा होता है और इस बंदे को पीछे से कोई कहता है, गार्ड जांग, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हमने काफी रेस्ट कर लिया है तो चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं। और जांग कहता है, यस सर। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है और वो कहती है, क्या यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है? और जांग कहता है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे कुछ लोग हैं जिन लोगों ने अलग से कपड़े पहन रखे हैं। और वो लड़की कहती है, क्या स्ट्रेंज आउटफिट पहनने वाले लोग अनकॉमन होते हैं? तुम छोटी छोटी बातों पे अमीज हो जाते हो। और जांग झूठी ऐसे हंसने लग जाता है और हम असुरा को देखते हैं जो बर्तन धो रहा होता है और उसके पीछे वो कमांडर उस रोड का भी यूज कर रहा होता है डायरेक्शन पता करने के लिए। और सीन वापस है जांग और उस लड़की की ओर आता है जहाँ पे वो लड़की कहती है, अगर आज हमें ये वाली रेम पहुंचना है तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और जांग कहता है, ठीक है। और वो लड़की कहती है, हमें सनसेट से पहले वहाँ पे पहुंचना होगा। और हम देखते हैं धीरे धीरे रात होने लग जाती है और हम उन दोनों को देखते हैं
जो जंगलों के बीच में होते हैं और ये लोग अपने आसपास देखते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और जांग अपने मन में सोचता है ये द फॉरेस्ट ऑफ डेड है, यहाँ पे लोग आने से अवॉइड करते हैं भले ही यहाँ पे दिन क्यों ना हो। और इस जगह के नाम ग्वालरियम है। यहाँ पे एक रूमर है कि ताइसन जिनिन जो एक ताओइस्ट मास्टर है जिनकी हाइट लगभग 100 फीट से भी ज्यादा है और जिसके पास 108 मैजिकल एबिलिटीज है, वो यहाँ पे छुपा हुआ है। और जांग उस लड़की से कहता है अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि वो सारे रूमर्स गलत थे, तो यह कैसा रहेगा हम यहाँ से चले जाएं। और वो लड़की कहती है नहीं। और जांग कहता है अगर हम और आगे गए तो हम यहाँ पे गुम भी हो सकते हैं। और वो लड़की कहती है मैं नहीं चाहती, हम इतना आगे आ चुके हैं, अब हम यहाँ से गिव अप नहीं कर सकते हैं, इसका कोई सेंस नहीं बनता, मैं वापस नहीं जाऊंगी जब तक मैं ताइसन जिनिन से नहीं मिल लेती। और जांग कहता है तो ये कैसा रहेगा हम सुबह आ जाए जब दिन होगा। और वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है अगर तुम इतना ही जाना चाहते हो तो तुम यहाँ से अकेले जा सकते हो। तभी उन दोनों को कुछ आवाज सुनाई देती है और हम एक बड़े से मॉन्स्टर जैसे चीज को देखते हैं जो एक गोलम टाइप का लग रहा होता है। और इसे देख के वो दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। और वो लड़की हैरान होते हुए कहती है आखिर ये क्या है, क्या ये ताइसन जिनिन है। और हम देखते हैं वो लड़की वहाँ से काफी तेजी से भागने लग जाती है और वो भागते हुए कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया ताइसन जिनिन। और जांग कहता है आप रुकिए सर मैं भी आ रहा हूँ, सॉरी गाइस मुझे लगा था वो लड़की है, लेकिन जांग उसे सर बुला रहा था, ऐसा हो सकता है कि वो एक लड़का हो। तभी सीन पहाड़ों की ओर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस पहाड़ों के ऊपर डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है और वो डिस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा होता है जिसकी वजह से वहाँ पे कई सारे पेड़ टूट जाते हैं। और तभी हम उसे देखते हैं जो एक गोलम की तरह दिख रहा होता है और हम देखते हैं उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया होता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में कई सारे होल हो चुके होते हैं और वह वहाँ पे टूटने लग जाता है। और ऐसा करने वाला और कोई नहीं असुरा होता है। और पीछे से वो बुड्ढा कहता है अब बहुत हो गया, अब तुम वहाँ से हट जाओ। और हम ताइसन जिन को देखते हैं जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और हम उस गोलम को देखते हैं जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तभी वो बुड्ढा कहता है एक गोलम जिसने फेट ऑफ डिस्ट्रक्शन को रिफ्यूज करा और वहाँ से भाग गया, तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे और तुम यहाँ पे छुपे रहोगे। और वो गोलम कहता है मैंने सुना था कि सभी एनवॉयज गायब हो चुके हैं, लेकिन मैंने ये इमेजिन नहीं करा था कि उसमें से एक बचा होगा। और वो बुड्ढा कहता है आखिर तुमसे ये किसने कहा, क्या तुम कभी किसी एनवॉयज से मिले हो। और वो गोलम कहता है नहीं। और वो बुड्ढा कहता है तुम्हारी कोई आखिरी वर्ड है जो तुम्हें बोलना चाहते हो। तभी पीछे से कोई चिल्लाता है और हम देखते हैं ये वही लोग होते हैं जो उस गोलम को ढूंढते हुए यहाँ तक आ चुके होते हैं। और असुरा उनकी तरफ देखता है और वो दोनों कहते हैं ताइसन जिनिन। और वो ये देख के काफी हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा असुरा ने खराब कर दी होती है। और वो लोग कहते हैं इन लोगों ने ताइसन जिनिन को मार दिया। और वो बंदा चांग से कहता है मैं ताइसन जिनिन को चेक करता हूँ, बाकी तुम उन दोनों को अलग कर दो। और चांग कहता है यस सर। और ये दोनों ने देख रहे होते हैं कंफ्यूज नजरों से। तभी उनके बीच से जांग आगे निकल जाता है और इन्हें पता भी नहीं चलता कब जांग वहाँ से आगे निकल गया। और हम देखते हैं उस बुड्ढे के कंधे पे कट भी लग जाता है और साथ में असुरा के ऊपर भी। और ये देख के जांग के साथ जो पर्सन आया होता है वो खुश हो जाता है और वो जांग को कहता है वेल डन। और वो कहता है जैसा मैंने सोचा था गार्ड जांग। तभी हम देखते हैं उसका मुंह जमीन पे पड़ा होता है। तभी हम रियलिटी में देखते हैं असुरा ने उन दोनों को ही मार के नीचे लेटा दिया होता है। और जांग के साथ जो पर्सन आया होता है वो कहता है गार्ड जांग काफी कूल दिखते हैं जब वो स्पोर्ट्समैनशिप का यूज करते हैं। और जांग कहता है तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सजा मिली है, तुम मुझे ब्लेम मत करना। और असुरा कहता है आखिर ये लोग है कौन, ये लोग कहीं से आके हम पर अटैक कर दिया और मुझे इनको नॉकआउट करना पड़ा। और वो बुड्ढा उन्हें देखता है और वो कहता है क्या इन लोगों ने जूते पहन रखे हैं। और असुरा कहता है हाँ। और यहाँ पे चैप्टर 4 खत्म हो जाता है। चैप्टर 5 के स्टार्ट में जंग अपने मास्टर को उठाते हुए कहता है अगर आपको आज रिजुवेनेशन स्प्रिंग पहुंचना है तो आपको जल्दी करना होगा। और उसका मास्टर कहता है तुम सही कह रहे हो। और वो चिल्लाते हुए कहता है सूरज आसमान में निकल चुका है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया। और जंग कहता है मैंने ट्राई करा था लेकिन आप गहरी नींद में थे। और पीछे से उन्हें असुरा देख रहा होता है और जंग का मास्टर कहता है मैं भूखा हूँ, क्या हम किसी इन में रुक सकते हैं खाना खाने के लिए। और जंग कहता है हाँ क्यों नहीं। और पीछे से असुरा कहता है क्या वो ठीक रहेंगे। और असुरा का मास्टर कहता है मैंने उनकी सिर्फ मेमोरीज मिटाई है तो वो जरूर ठीक ही होंगे, चलो अब यहाँ से चलते हैं। तभी हमें एक रिंग को दिखाया जाता है जिसका नाम द रिंग ऑफ द गार्डियन होता है और ये सेलेस्टियल रियल्म को प्रोटेक्ट करता है। और इस रिंग के सामने 2 बंदे होते हैं जिनमें से एक कहता है ऐसा कहा जाता है कि ये ट्रेजर हमारे क्लैन के फर्स्ट पैट्रियार्क को ब्लू आइड सेलेस्टियल ने दिया था, इसका इस्तेमाल करने से तुम्हें अनइमेजिबल स्ट्रेंथ मिलेगी। और सामने वाले पर्सन उस रिंग को देख रहा होता है और वो एल्डर कहता है लेकिन इससे एक डिजास्टर भी आ सकता है, तुम इसे याद रखना, तुम्हें इसका यूज तब तक नहीं करना है जब तक तुम्हारी लाइफ खतरे में ना आ जाए। और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है वापस पहाड़ों की ओर आता है जहाँ पर हम 2 लोगों को देखते हैं और उनके सामने एक बंदा पहाड़ के अंदर दबा होता है और जो पर्सन घोड़े पे चढ़ा होता है वो उसे देख रहा होता है। तभी वो अपने घोड़े से उतर जाता है और उस घायल बंदे को घोड़े पे चढ़ा देता है और उसको अपने साथ लेके जाने लग जाता है। और हम देखते हैं एक जगह को जहाँ पे वही घायल बंदा होता है और वो लकड़ी काट रहा होता है। तभी हम उस पर्सन को देखते हैं जो इसको लेके आया होता है, वो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कई सारी लकड़ी को काट दिया होता है। और वो भागते हुए उसके पास आता है और उसको कुछ खाने के लिए देता है और वो लोग आपस में बातें करके हंस रहे होते हैं। तभी वो पर्सन अपनी पट्टियों को उतार देता है और अपने हाथों को स्ट्रेच करने लग जाता है और उसको एक पर्सन कपड़ा लाके देता है और वो कपड़े पहन लेता है। और वो पर्सन आसमान की ओर देखता है जहाँ पे एक पक्षी उड़ रही होती है। तभी हमें कई सारे लोगों को दिखाया जाता है जो उस जगह के अंदर घुस जाते हैं और वो सामने देख के थोड़े से चौंक जाते हैं और अपने सामने वाले पर्सन को ग्रीट करते हैं। और हम देखते हैं ये वही पर्सन होता है जिसको ये लोग बचा के लाए होते हैं और सब लोग ये देख के थोड़े से चौंक जाते हैं, साथ में वो भी चौंक जाता है जो इसे बचा के लाया था। और बाद में ये दोनों ग्रीटिंग शेयर करके निकल जाते हैं। ये सभी लोग पहाड़ों से जा ही रहे होते
होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने से कोई भागते हुए आता है और उनका लीडर भी उसे देख लेता है और उसको कहता है हे। तभी वो बंदा उस लीडर को देख के काफी हैरान हो जाता है और उसके सामने झुक जाता है। उसके बाद वो सभी लोग आगे की ओर निकल जाते हैं और वो पर्सन फिर से भागने लग जाता है। तभी वो लीडर पीछे मुड़ के देखता है और सीन उसी पर्सन पे आता है जिसने उसको बचाया होता है और वो अपने सामने लेटर पढ़ के थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि इस लेटर के अंदर ये लिखा होता है ये एक क्रिमिनल है जिसका नाम अर्सन है और जिसके ऊपर 300 न्याय की बाउंटी लगी होती है। तभी वो उस लेटर को फोल्ड करके उसको वापस दे देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो पर्सन जैसे ही गेट खोलता है वो सामने की ओर देख के काफी हैरान हो जाता है। हम देखते हैं सामने उसी क्रिमिनल के लोग खड़े होते हैं और वो लोग वापस से अंदर आते हैं, जिसे देख के वो पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। और अर्सन कहता है मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं एक अच्छा सा रिलेशनशिप छोड़ के जाऊंगा, आई एम सॉरी ब्रदर। और इतना कहते ही अर्सन के लोग इन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं अर्सन ने वहाँ के सभी लोगों को मार दिया होता है और हम उस पर्सन का सीन देखते हैं जिसने उसे बचाया होता है और वो किसी बंकर में आ जाता है और वो कहता है ये मेरी गलती थी, मैंने उस मरते हुए मर्डर को बचाया बिना ये जाने कि आखिर वो है कौन, और अब उसकी वजह से मेरा सारा परिवार यहाँ पे मारा गया। और वो अपने सामने बॉक्स को देखता है और उस बॉक्स को ओपन कर देता है जिसके अंदर वही रिंग होती है और उसको वही पुरानी बातें याद आती है जिस एल्डर ने कहा था तुम इस बात को याद रखना, जब तक कोई ऐसा टास्क ना हो जिसके लिए तुम अपनी जान दे सको तब तक इस ट्रेजर का यूज मत करना। तभी वो इस ट्रेजर को अपने गले में पहन लेता है और वो रिंग उसके गले में टाइट हो जाती है। तभी गेट से आवाज आती है ब्रदर मैं जानता हूँ कि तुम अंदर ही हो, इस मामले को और ज्यादा खींचने से हम दोनों की दिक्कत बढ़ेगी, अब तुम जिद्दी मत बनो और ये दरवाजा खोल दो। और हम देखते हैं अर्सन और उसके साथी उस दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं। तभी अर्सन किसी को इशारा देता है और वो हथौड़े वाला बंदा आगे की ओर आता है और जैसे ही वो दरवाजे के ऊपर अपना हथौड़ा चलाने ही वाला होता है वैसे ही दरवाजा खुल जाता है और वो लोग वहाँ पे स्माइल करने लग जाते हैं और वो हथौड़े वाला बंदा कहता है क्या ये इनोसेंट है या फिर एक पागल। तभी हम देखते हैं उस हथौड़े वाले बंदे पे काफी सारे अटैक हो चुके होते हैं जिसकी वजह से वो वहीं पे मारा जाता है अर्सन के सामने। और ये देख के अर्सन और उसके लोग सभी के सभी काफी हैरान हो चुके होते हैं। तभी वो लोग घबराने लग जाते हैं और हम देखते हैं उस रूम के अंदर से हमें आंखें चमकती हुई नजर आती है और वो बंदा बाहर की ओर निकलने लग जाता है और उसे देख के ऐसा लगता है कि कोई वेयरवुल्फ है और वो वेयरवुल्फ कहता है मैं तुम सभी को मार दूंगा और ये कह के उनके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं उस रूम के अंदर से काफी ज्यादा धमाके होते हैं और वहाँ से बंदे उछल कर गिर रहे होते हैं। ये देख के बाहर वाले बंदे भी हैरान हो जाते हैं और सब लोग अपना काम छोड़ के उस डायरेक्शन में देखते हैं और हम देखते हैं वो घर तबाह हो चुका होता है और उसके अंदर से वही वेयरवुल्फ बाहर निकलता है और उसने अपने मुंह में अर्सन के बंदे को पकड़ रखा होता है और दोनों हाथ में भी। इसको देख के अर्सन काफी ज्यादा घबरा जाता है और अर्सन भागने लग जाता है। तभी उसके लोग पूछते हैं आखिर क्या हुआ सर, और हम देखते हैं अर्सन के पीछे दीवारें टूट रही होती है उस वेयरवुल्फ के अटैक से और अर्सन के लोग इसे देख के कहते हैं आखिर ये कैसा मॉन्स्टर है और अर्सन कहता है साइड हट जाओ और वो लोग भी अर्सन के पीछे भागने लग जाते चिल्लाते हुए। और हम देखते हैं वो वेयरवुल्फ सभी को मार रहा होता है और उसके एक ही पंजे से काफी सारे लोग मारे जाते हैं या तो घायल हो जाते हैं। तभी किसी के पैरों को दिखाया जाता है जो किसी घर के ऊपर खड़ा होता है और वो कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और वो वेयरवुल्फ काफी तेज से चिल्ला रहा होता है। और हम देखते हैं ये वही बुढ़ा और असुरा होता है और असुरा कहता है ये वही है ना बॉस दी हेलहाउंड कॉलर, और वो बुढ़ा कहता है हाँ ये वही है। और यहाँ पे चैप्टर 5 खत्म हो जाता है। चैप्टर 6 की शुरुआत में हम अर्सन को देखते हैं जो खांस रहा होता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है और अर्सन के साथ ही अर्सन के पीछे देख के काफी डरे हुए होते हैं और अर्सन अपने पीछे देखता है जहाँ पे वही वेयरवुल्फ होता है और उसको देख के अर्सन के साथ ही वहाँ से भागने लग जाते हैं और वो वेयरवुल्फ अर्सन को देख रहा होता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। इसको देख के अर्सन की फट चुकी होती है। तभी हम असुरा को देखते हैं जिसने उस वेयरवुल्फ के सर पे अटैक कर दिया होता है जिसकी वजह से वो वेयरवुल्फ जमीन के अंदर धंस जाता है और वो वेयरवुल्फ उठने की कोशिश करता है जिसकी वजह से असुरा पीछे की ओर चला जाता है और वो वेयरवुल्फ अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और असुरा कहता है अभी तक ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। और वो वेयरवुल्फ असुरा की ओर देख रहा होता है और असुरा से समझा रहा होता है अगर तुम अभी भी नहीं रुके तो तुम वापस से ह्यूमन नहीं बन पाओगे। और वो वेयरवुल्फ अर्सन की ओर देखता है और इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। असुरा के ऊपर से जंप करके अर्सन इसको देख के काफी डर जाता है और वो चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद करता है। तभी असुरा वेयरवुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है अपने पंचे से जिसकी वजह से वेयरवुल्फ दीवार के पास जाता है और सामने की दीवार भी टूट जाती है और वेयरवुल्फ कई सारी दीवारों को तोड़ते हुए एक घर के अंदर टकराता है। इसको देख के अर्सन भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और असुरा कहता है क्या मैंने उसको ज्यादा तेज से हिट कर दिया। और अर्सन कांपते हुए असुरा को थैंक यू कहता है और असुरा अर्सन की ओर देखता है और हम देखते हैं अर्सन और उसके साथ ही सभी लोग घबराए हुए होते हैं और अर्सन को समझ नहीं आ रहा होता आखिर ये है कौन। और असुरा कहता है तुम लोग मेरे रास्ते में हो तो तुम यहाँ से निकल जाओ। और हम उस घर को देखते हैं जिसके अंदर वो वेयरवुल्फ दब चुका होता है। तभी उस टूटे हुए घर के अंदर से आवाज आ रही होती है और असुरा कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, तुम गिव अप कर दो और अपने कॉलर को मुझे दे दो, अगर तुमने अपने कॉलर को मुझे दे दिया तो तुम फिर से इंसान बन सकते हो। और असुरा की नजर साइड में पड़ती है और साइड में हम देखते हैं जहाँ पे अर्सन के लोगों ने उन सभी को मार दिया होता है और असुरा अपने चारों तरफ देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं उस जगह के सिविलियंस को अर्सन के लोगों ने बुरी तरीके से मारा होता है। और हम उस वेयरवुल्फ को देखते हैं जिसका कॉलर और ज्यादा चमकने लग जाता है और वो वहाँ से बाहर निकलता है और वो घुराते हुए काफी गुस्से में लग रहा होता है। तभी उस वेयरवुल्फ का साइज बढ़ने लग जाता है और असुरा उस वुल्फ की आंखें एक दूसरे से मिलती है और ये देख के अर्सन और उसके लोग भाग रहे होते हैं वहाँ से। तभी हम देखते हैं उस वेयरवुल्फ का शैडो उन सबके ऊपर आ जाता है और वो वेयरवुल्फ उस गेट के सामने आ जाता है और गेट के ऊपर अटैक करके उसे तोड़ देता है और वो अर्सन और अर्सन के लोगों को काफी गुस्से की नजरों से देख रहा
होता है। इसको देख के वो सबके सब काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और वो कुछ लोगों को अपने पैरों से कुचल देता है और कुछ के ऊपर अपने पंजों से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग मारे जा रहे होते हैं और वो वुल्फ लगातार इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। इसको देख के अर्सन काफी ज्यादा डर चुका होता है और वो कुछ कर नहीं पा रहा होता और हम देखते हैं अर्सन के सभी साथी मारे जा चुके होते हैं और उसके सामने वो वुल्फ खड़ा होता है और अर्सन कांपते हुए कहता है, तुम मेरे ब्रदर हो, मैं सही कह रहा हूँ ना, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, प्लीज मुझे छोड़ दो। और वो वुल्फ काफी तेज गुर्राता है और वो अर्सन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अर्सन वहीं पे मारा जाता है। और हम देखते हैं असुरा को जो वुल्फ के पास आ रहा होता है और असुरा कहता है, मैंने तुम्हारा तब तक वेट करा जब तक तुमने अपना रिवेंज नहीं ले लिया, तो क्या मैं अब तुम्हारा कॉलर ले सकता हूँ। और वो वुल्फ असुरा की ओर मुड़ता है और उसके पास जा रहा होता है और वो वुल्फ असुरा को गुस्से की नजरों से देख रहा होता है और असुरा कहता है, अब तुम ह्यूमन नहीं बन पाओगे, मैं ये नहीं जानता कि ये चॉइस करना मेरे लिए सही था या नहीं। और ये कह के वो अपने पीछे से अपने स्टिक को बाहर निकालता है और वो वुल्फ असुरा की ओर काफी तेजी से गुर्रा रहा होता है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए। असुरा कहता है, क्या तुम अब कुछ भी नहीं समझ सकते। और हम देखते हैं असुरा का मास्टर एक घर के छत के ऊपर बैठ के सब देख रहा होता है। चैप्टर 7 की शुरुआत हम देखते हैं उस वुल्फ को जिसने असुरा के ऊपर अटैक कर दिया होता है और असुरा अपने स्टिक से उसके गले की तरफ वार करता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लग जाता है। और असुरा यही नहीं रुकता, असुरा उसके साइड से भी अटैक कर देता है जो उसके ऊपर लगता है, जिससे वो घूमते हुए नीचे गिर जाता है। और फिर असुरा उसके सर के ऊपर फिर से अटैक करता है अपने स्टिक से, जिसकी वजह से उसके आसपास की जमीन अंदर धंस जाती है और थोड़ी देर बाद वो एरिया शैटर होने लग जाता है। और हम देखते हैं अटैक से काफी ज्यादा वहाँ पे तबाही मच चुकी होती है, जिसकी वजह से जहाँ पे बूढ़ा बैठा होता है वो घर भी टूटने लग जाता है, जिसकी वजह से वो बुढ़ा चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। और हम वो एरिया देखते हैं जहाँ पे असुरा ने उस मॉन्स्टर के ऊपर वर्टिकल स्लैश करा था, जिसकी वजह से वो एरिया में काफी बड़ा गड्ढा बन चुका होता है। तभी सीन असुरा के घोड़े की तरफ आता है जिसने उस बुढ़े को अपने मुंह में पकड़ रखा होता है और वो बुढ़ा कहता है, वो बदमाश अपनी पावर्स को कंट्रोल तक नहीं कर पाता। और हम असुरा का सीन देखते हैं जिसके सामने वही पर्सन होता है जिसने अर्सन को बचाया होता है और वो पर्सन मुस्कुराता है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी बॉडी वहां से फेड होने लग जाती है और असुरा अपने सामने देख रहा होता है जहाँ पे सिर्फ उसका कॉलर पड़ा होता है और असुरा उस कॉलर को उस बुढ़े के पास लाने लग जाता है और वो बुढ़ा कहता है, कॉलर कहाँ पर है। और असुरा कहता है, ये रहा। और वो बुढ़ा कहता है, आखिर इस कॉलर का ओनर कहाँ पर है। और असुरा कहता है, वो मारा जा चुका है। और वो बुढ़ा उस कॉलर को देखता है और हम देखते हैं उस बुढ़े ने उस कॉलर को तालिस्मान के अंदर डाल दिया होता है। और बुढ़ा कहता है, हाईलाउंड के 3 कॉलर्स है, अब सिर्फ एक और बचा हुआ है। और हम देखते हैं उन लोगों ने वहाँ पे जो जो मर चुके होते हैं उन सब के ऊपर आग लगा दी होती है और उनका अंतिम संस्कार कर दिया होता है और ये लोग अपने कैरेज में बैठ जाते हैं। और असुरा कहता है, उसने मुझे शुक्रिया कहा था। और वो बुढ़ा कहता है, आखिर किसने। और असुरा कहता है, जिसने इस कॉलर को पहना था उसे काफी राहत मिली थी कि अब उसे मॉन्स्टर की तरह नहीं जीना पड़ेगा। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और सीन वापस जंगलों की ओर शिफ्ट होता है और हम कुछ कौवों को देखते हैं जो किसी की लाश को खा रहे होते हैं और उसके सामने एक बंदा होता है और हम देखते हैं ये वही सांप होता है जिसको असुरा ने मार दिया होता है और वो बंदा इसे देख रहा होता है और वो बंदा उस कपड़े को भी देखता है जो इस सांप को कंट्रोल कर रहे थे और उसे उठाता है और ऐसे ही वो बाकी जगह भी चेक करने लग जाता है और उसे कैरेज के पहियों का निशान मिलता है जो कि आगे की ओर जा रहा होता है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होकर उसी इन की तरफ आता है जहाँ पे उस बुढ़े ने उस मॉन्स्टर को एक पेड़ के अंदर बदल दिया होता है जो कि काफी बड़ा हो चुका होता है और वो बंदा उस पेड़ के पास भी आ चुका होता है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन लोगों ने मायूंग को किडनैप करके लाए होते हैं और उस सैलमेंडर ने पूरे एरिया को जला दिया होता है। अब वहाँ पे एक झील बन चुकी होती है जो कि वो पर्सन देख रहा होता है और ये सभी चीजें देख के वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है आखिर ये सब हुआ कैसे। और तभी रात हो जाती है और सीन जंगलों के बीच में आता है जहाँ पे असुरा और उसका घोड़ा आराम कर रहे होते हैं। तभी उसे घोड़े को कुछ फील होता है और वो अपने सामने की ओर देखता है जहाँ पे आग लगी होती है और उस आग के अंदर वही सैलमेंडर होता है जो कि आगे चलते हुए असुरा के ऊपर चढ़ जाता है और वो सैलमेंडर असुरा को हक करता है जिसकी वजह से असुरा को काफी अजीब लगता है और वो सैलमेंडर काफी खुश हो जाता है और हम देखते हैं उसका घोड़ा वापस से सो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें स्नोफॉल दिखाया जाता है और एक बर्फ के मैदान में कुछ खून की बूंदे और हम देखते हैं वहाँ पे कोई होता है जिसके हाथ में एक लकड़ी होती है जिसके ऊपर खून लगा होता है और उसके सामने कई सारे लोग मारे जा चुके होते हैं जिसको इस बंदे ने उस लकड़ी से मारा था। और उस बंदे के बैक पे एक स्पाइडर का सिंबल बना होता है जो कि काफी बड़ा होता है और वो साइड में देखता है और हम देखते हैं उसकी आंखों के नीचे तिल भी होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो किसी घर के छत पे बैठा होता है और वो किसी लेटर को पढ़ रहा होता है और वो सोचने लग जाता है 10 साल से भी ज्यादा हो गया। उस बंदे के बारे में सोचने से मेरे घाव फिर से दुखने लग जाते हैं और हमें उस बंदे का फेस दिखाया जाता है जो थोड़ा गुस्से में लग रहा होता है और मुझे लगा उसके हाथ में लेटर है लेकिन वो किसी जगह का मैप था और वो कहता है मैं उसे इतने लंबे समय से ढूंढ रहा था लेकिन वो ऐसी जगह पे छुपा हुआ है। तभी इस बंदे को कोई कहता है कैप्टन अब ये खत्म हुआ और हम देखते हैं उन लोगों ने उस एरिया में जितने भी लोग थे उन सभी को मार दिया होता है और वहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मचा चुके होते हैं। तभी वो बंदा उस छत से नीचे कूदता है और वो अपने साथियों से कहता है तुम सभी ने काफी अच्छा काम करा। और उनमें से एक बंदा कहता है लेकिन एक चीज जो मैंने पिछला मिशन रिपोर्ट करा था कैरियर पिजन द्वारा उसका कोई रिप्लाई नहीं आया और अब तक 10 दिन हो चुके हैं। और वो बंदा थोड़ा हैरान होते हुए कहता है क्या 10 दिन। और वो सामने वाला पर्सन कहता है ये पहली बार हुआ है कि किसी का रिप्लाई आने में 3 दिन से ज्यादा लगे हो, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे मेन स्क्वाड के साथ कुछ हुआ हो। और वो बंदा कहता है मेन स्क्वाड के अंदर चोंगमा और ज्यूकबोल थे
थे और साथ ही में उनका लीडर भी। अगर वहाँ पे कुछ बुरा होता भी है तो हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक ये लोग वहाँ पर है। और वैसे भी आज का मिशन कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम वहाँ पे जाएंगे, पता करेंगे आखिर हुआ क्या है वहाँ पर। लेकिन उससे पहले मुझे एक जगह है जहाँ पे मुझे जाना होगा। और ये सुन के वो लोग थोड़े अचंभित हो जाते हैं और वो बंदा गुस्से में कहता है मुझे अपने बेनिफेक्टर से मिलना है जिसने मुझे वो बनाया है जो मैं आज हूँ। और हम उसी लड़की या लड़के का सीन देखते हैं जो उस बर्फीले जगह पे होता है। और यहाँ पे चैप्टर 7 खत्म हो जाता है। चैप्टर 8 की शुरुआत में हम एक वुमन को देखते हैं जिसको मूनलाइट प्रिस्टेस के नाम से जाना जाता है। और हमें एक आवाज आती है, ये एक मिस्टीरियस वुमन के नाम से जानी जाती है जिसने हवागोक विलेज को भीषण अकाल से बचाया था। मेरे रिसर्च के अनुसार अकाल के दौरान उसने विलेज को विजिट करा था और वहाँ पे गाँव वालों के लिए कई अच्छे काम करे थे और साथ में उनके साथ अपना खाना भी शेयर करा था और मरीजों का इलाज भी करा था। इसलिए वहाँ के लोगों ने उसके लिए एक मंदिर भी बनाया और कई सारे लोगों का ग्रुप भी बना लिया जो उसको पूछते थे भगवान की तरह, जिसकी वजह से हवागोक विलेज की जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि लोग रूमर सुन के यहाँ पे आ रहे हैं हेल्प के लिए। और हमें दो बंदों का सीन दिखाया जाता है जो एक पेड़ के ऊपर होते हैं और वो लोग अपने सामने विलेज को देख रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है द मिस्टीरियस मूनलाइट प्रिस्टेस। और हमें उस विलेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़कियां होती है और वहाँ पे कोई कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट नहीं है। तभी उन लोगों को पीछे से कुछ आवाज आती है और वो पीछे की ओर देखते हैं और हम देखते हैं ये वही लोग होते हैं जो उस पेड़ के ऊपर खड़े होते हैं। और उन लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया था जिसकी वजह से वहाँ पे दो लड़कियां घायल हो गई थी और वो लोग अंदर आते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है मैं मूनलाइट प्रिस्टेस से मिलने आया हूँ, आखिर वो है कहाँ पर। ये सुन के वो दोनों लड़कियां हैरान हो जाती है और वो कहती है तुम कितने रूड हो। और ये लोग अपने सामने की ओर देख रहे होते हैं और हम देखते हैं उस घर के अंदर से एक बुजुर्ग महिला बाहर आती है और वो कहती है ऐसा लग रहा है कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और आज हम किसी भी विजिटर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या तुम किसी और दिन आ सकते हो। और वो आई पैच वाला बंदा उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है। तभी वो बुजुर्ग महिला थोड़ी सी हैरान हो जाती है और हम देखते हैं उस आई पैच वाले बंदे ने उनके ऊपर अटैक कर दिया होता है जिसकी वजह से दरवाजा टूट जाता है और वो लोग अंदर की तरफ गिरते हैं। और हम देखते हैं अंदर कई सारे लड़कियां होती है और साथ में उनकी लीडर भी शायद। और आई पैच वाला बंदा कहता है ओ प्रिस्टेस तुम यहाँ पर हो। और वो लड़कियां कहती है आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और प्रिस्टेस कहती है इसका कोई फायदा नहीं है, तुम सब साइड हटो। और वो आई पैच वाला बंदा उसके सामने आ जाता है और प्रिस्टेस कहती है क्या तुम जानते हो आखिर मैं हूँ कौन। और वो आई पैच वाला बंदा प्रिस्टेस को थोड़ी देर के लिए देखता है और तभी वो प्रिस्टेस को स्लैप कर देता है जिसकी वजह से प्रिस्टेस के मुंह से खून आने लग जाता है और वो उड़ते हुए टेबल से टकराती है। इसको देख के बाकी सारी लड़कियां परेशान हो जाती है और वो लोग भागते हुए प्रिस्टेस के पास जाते हैं और वो कहते हैं प्रिस्टेस क्या तुम ठीक हो। और उनमें से कुछ लड़कियां आई पैच वाले बंदे को कहती है आखिर तुम ये कर क्यों रहे हो। और वो आई पैच वाला बंदा गुस्से में उनकी तरफ देखता है और वो कहता है अगर तुम लोगों ने दोबारा से इंटरफेयर करा तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। ये सुन के वो सारी लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और वो प्रिस्टेस कहती है सब कुछ ठीक है तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और वो आई पैच वाला बंदा प्रिस्टेस के सामने बैठ जाता है। तुमने कहा कि तुम मुझे नहीं जानती। और प्रिस्टेस का कॉलर पकड़ते हुए वो फाड़ देता है और हम देखते हैं ये कोई लड़की नहीं होती, ये एक लड़का होता है। ये वही बंदा होता है जिसको इस आई पैच वाले बंदे ने पिछली बार कहा था ये मेरा बेनिफेक्टर है। और उस आई पैच वाले बंदे का साथी उसे देख रहा होता है और इसे देख के वो सारी लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और वो आई पैच वाला बंदा उसे कहता है उनके रिएक्शन को देख के ऐसा लग रहा है कि उन्हें पता नहीं था कि तुम एक आदमी हो। तभी वो आई पैच वाला बंदा कुछ देख के हैरान हो जाता है और हम देखते हैं उस स्पाइडर का टैटू जो उसके पीठ पे बना होता है। तभी वो आई पैच वाला बंदा उसके बालों को पकड़ता है और उसके सर को ऊपर करते हुए कहता है अगर ऐसा ही है तो भले ही तुम मुझे जानते हो या ना जानते हो मैं तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दूंगा जब तक तुम मुझे याद न कर लो और उसके बाद मैं फिर तुम्हें मार डालूंगा। और ये कह के उसको वो साइड में फेंक देता है और वो आई पैच वाला बंदा वहां से जाने लग जाता है। और वो सारी लड़कियां प्रिस्टेस नाम लेते हुए उसके पास जा रही होती है और लड़के चिल्लाते हुए कहती है इनका खून आ रहा है, जल्दी से गर्म पानी और टॉवल लेके आओ, चीफ असिस्टेंट तुम हमारे साथ ही रहना। और हम उस आई पैच वाले बंदे को देखते हैं जो उस विलेज से जा रहा होता है और वो अपने मन में कहता है आखिर वो था क्या। और वो उस स्पाइडर के बारे में सोचने लग जाता है जो उसकी पीठ में बना होता है और वो कहता है वो टैटू पहले से काफी डिफरेंट था, क्या ये वो नहीं है जिसको मैं जानता था। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसकी आंखें मैं जानता हूँ कि ये उस मॉन्स्टर की आंखें थी। जल्द ही मैं तुम्हारे ऊपर जो मुखौटा लगा हुआ है मैं उसे हटा दूंगा अपने हाथों से। और हम उसके अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे वो सारी लड़कियां उसकी मदद कर रही होती है और हम उस प्रिस्टेस का पीठ पे टैटू देखते हैं जो कि वापस से फैलने लग जाता है और उस टैटू के अंदर आंख भी ग्लो करने लग जाती है। और हम देखते हैं जिसकी वजह से उस प्रिस्टेस का फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है जंगलों की दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग होते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा कहता है यहाँ से चलते हैं ब्रदर। और एक छोटा वाला बंदा कहता है प्रिस्टेस ने कहा था कि हमें इतना आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो आगे वाला बंदा चिल्लाते हुए कहता है इसलिए मैंने कहा था कि मैं अकेले ही जाऊंगा, अगर तुम्हें इस तरह से आना था तो इससे अच्छा तुम आता ही नहीं मेरे साथ। और उनमें से एक बंदा कहता है तुमने कहा था कि तुम एक डियर हंटिंग के लिए जा रहे हो, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो मुझे भी थोड़ा डियर का मीट मिल जाएगा इसलिए मैं तुम्हारे साथ आया था। और वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है तुम किसी डियर को पकड़ नहीं सकते जब तक वो अकेले ना हो बुद्धू। तभी वो बंदा कहता है वो देखो रैबिट। और वो सामने वाले पर्सन पीछे मुड़ के कहता है कहाँ पर। और वो बंदा कहता है हाँ वो सच में है, क्या अब हम रैबिट का मीट खा पाएंगे। और उनमें से एक बंदा रैबिट को देखते हुए कहता है मुझे इस रैबिट का स्किन लेदर दे देना ताकि मैं उससे प्रिस्टेस के लिए अंडरगारमेंट्स बना सकूं। और उनमें से एक बंदा कहता है शांत रहो। तभी वो रैबिट वहां से भागने लग जाता है और वो बंदा कहता है वो फिर
से भागने लगी। आखिर तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से उसके ऊपर शूट करो ब्रदर। और हम देखते हैं वो बंदा अपने तीर से उस रैबिट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रैबिट वहां से जंप करके उससे बच जाती है। और वो छोटा वाला बंदा कहता है तुमने मिस कर दिया और तुम कहते हो कि तुम एक काफी ज्यादा अच्छे तीरंदाज हो। और वो उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है ये तुम्हारे वजह से मिस हुआ था, क्योंकि तुम लोग काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे। और उनमें से एक बंदा कहता है लेकिन हमने ऐसा कब करा। और वो छोटा वाला बच्चा कहता है हम काफी ज्यादा धीरे से बोल रहे थे। और वो बंदा कहता है मैंने तुमसे कहा है जब भी हम हंटिंग करते तो हमें बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालनी चाहिए, भले ही वो तुम्हारी सांस की ना हो। और में से एक बंदा कहता है ब्रदर तुम्हारे पीछे। और वो अपने पीछे की ओर देखता है और हम देखते हैं वहाँ पर काफी बड़ा भालू होता है जो उनके सामने खड़ा होता है और वो काफी तेज गुर्राता है। और हम देखते हैं उसके कान में उस बंदे का तीर लगा होता है, जिसको देख के ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अभी हमें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं वो भालू नीचे गिर चुका होता है, जिसको देख के इन लोगों को समझ नहीं आया होता कि आखिर अभी हुआ क्या। और उस भालू के ऊपर हमें किसी को पैरों को दिखाया जाता है और वो बंदा कहता है आखिर ये है क्या। और हम देखते हैं ये असुरा होता है और असुरा कहता है क्या ये एरो तुम्हारा है। और वो बंदा कहता है हाँ। और असुरा कहता है मैंने सोचा था कि मैंने इसे खुद से पकड़ा है। और सीन असुरा के कैरेज की ओर शिफ्ट होता है जो कि इस भालू के पीछे ही होता है। और वो बुड्ढा कहता है आखिर तुम लोग रहते कहाँ पर हो, अगर तुम लोगों ने हमें थोड़ा सा मीट दिया तो मैं तुम्हें अपने कैरेज पे राइड दे दूंगा। और यहाँ पे चैप्टर 8 खत्म हो जाता है। चैप्टर 9 की शुरुआत में हम देखते हैं वो बच्चा चिल्लाते हुए कहता है डैड जल्दी से बाहर आओ, हमारे बड़े भाई ने एक भालू को पकड़ा है मॉम डैड। और वो लोग उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। तभी एक बंदा कहता है आखिर वो लोग गए कहाँ पर। और असुर उन लोगों के पास जाते हुए कहता है क्या यहाँ पर कोई नहीं है। और वो बच्चा कहता है यहाँ पे वो लोग थे। तभी उसके पीछे वाला बच्चा कहता है उधर देखो वहाँ से धुआं आ रहा है। और असुर पीछे मुड़ के देखता है और हम देखते हैं एक विलेज के अंदर आग लगी हुई होती है। और उस आग को देखते हुए ये लोग चिल्लाते हुए कहते हैं वहाँ पे आग लगी हुई है, जरूर मॉम और डैड वहीं पे होंगे, वो लोग आग बुझाने में उनकी मदद कर रहे होंगे, जल्दी से चलो यहाँ से। और असुरा उन्हें जाते हुए देख रहा होता है और हम देखते हैं असुरा और उस बुड्ढे दोनों का ही मुंह बन चुका होता है और वो दोनों वहाँ पे अकेले रह जाते हैं। और सीन उसी जगह शिफ्ट होता है जहाँ पे आग लगी हुई होती है, जहाँ पे कई सारे लोग उस आग के ऊपर पानी डाल के उसको बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो आग काफी ज्यादा भयानक होती है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही होती। और जो लोग आग बुझा रहे होते हैं उनके पीछे महिलाएं और बच्चे खड़े होते हैं ताकि उन लोगों को आग से कोई नुकसान ना हो सके। और वो सभी अपने गाँव को जलते हुए देखे काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। तभी उनके पीछे कोई आता है और हम देखते हैं ये वही लड़की होती है जिसके पीठ पे स्पाइडर का टैटू बना हुआ होता है। और इसको देख के सभी लोग इसके पास खुशी से जाने लग जाते हैं एक उम्मीद लेके। और वो अपने सामने उस आग को देखता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सोल्जर की ओर दिखाया जाता है जो पेड़ के ऊपर बैठा होता है और वो कहता है एक रिफ्यूजी विलेज के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, अगर ये लोग ऐसे ही करते रहे तो वो आग बुझ जाएगी जैसे हमने प्लान करा था और वो बढ़ नहीं पाएगी। और उसके साथ ही कहता है ये मैटर नहीं करता है, ये सिर्फ एक फर्स्ट ग्रीटिंग थी। और दूसरा पर्सन कहता है ये सही है, लेकिन तभी उसकी बात काटते हुए वो कमांडर कहता है ऐसा लगता है कि तुम मुझसे हमेशा से कुछ पूछना चाहते हो तो क्यों ना तुम मुझसे वो डायरेक्टली पूछ लो। और वो पर्सन थोड़ा हैरान होकर उस कमांडर की ओर देखता है और वो कमांडर कहता है एक ऐसा पर्सन जिसको देख के ऐसा लगता है कि आज तक उसने एक बग को भी किल नहीं करा हो, वो इस तरह की बॉडी के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल एक्ट को कैसे इनिलेट कर सकता है नॉर्दर्न मुरीम के अंदर। ये सच है कि उसने मेरे फादर को किल करा जो कि एक स्वॉर्ड एम्परर के नाम से जाने जाते थे। अबे क्या ये यही क्वेश्चन नहीं है जो कि तुम पूछना चाहते थे। और वो पर्सन कहता है नहीं, मैं तुमसे ये कहीं पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता। और वो कमांडर कहता है इट्स फाइन। और वो कमांडर पास्ट के बारे में याद करते हुए कहता है उसको देखने से किसी को भी ऐसा ही लगेगा कि वो कमजोर है। और तभी हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम द ब्लैक जेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि नॉर्दर्न मुरीम के अंदर बिना डिस्क्रिमिनेशन के असैसिनेशन करते हैं और वो काफी ज्यादा रूथलेस मेथड का यूज भी करते हैं। उन लोगों ने मेरे अंकल को मारने के बाद हमारे सेक्ट को एक लड़ाई के अंदर उलझने में मजबूर कर दिया। मार्शल वर्ल्ड के एक्सपेक्टेशन के अपोजिट हमारे तेग स्वॉर्ड सेक्ट ने ब्लैक जेट एसोसिएशन का सफाया कर दिया और यहाँ तक कि हमारे सेक्ट ने उन लोगों के जितने भी जान पहचान के लोग थे उन सभी को मार दिया, जिसकी वजह से हमारा तेग सेक्ट काफी ज्यादा राइज करा, जिसकी वजह से नॉर्दर्न मुरीम के अंदर ताइक स्वॉर्ड एक नए लीडिंग सेक्ट के तौर पे उभरा। मेरे पिता जो कि मास्टर स्पोर्ट्समैन के नाम से जाने जाते थे उन्होंने अबे का टाइटल भी प्राप्त कर लिया, लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद कभी भी अपनी तलवार नहीं उठाई, उनकी मृत्यु तक भी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों के ऊपर बैठा होता है और उसके सामने कई लोग तलवार तान के खड़े होते हैं और उस बच्चे को उस कमांडर का पिता देख रहा होता है। और हमें एक आवाज आती है जो कि कहता है ये ब्लैक जेट ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट बंदा बचा हुआ है जिसको हमारे मेन हाउस के अंदर लाया गया था एक ट्रॉफी के रूप में। और उस समय मुझे ऐसा लगा था कि यह एक गरीब बच्चा है जिसको एक सर्वेंट के रूप में हमारे फैमिली के अंदर रखा गया है। और हम देखते हैं उस बच्चे को जो कि उस सेक्ट के अंदर काम कर रहा होता है, जैसे लकड़ी उठाना, घर की सफाई करना, झाड़ू मारना, और वो वहीं पे सोता भी था और सुबह सुबह उठ के सुअरों को चारा भी देता था और साथ ही में वो यंग मास्टर की हेल्प भी करता था। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें वो कमांडर दिखाया जाता जो कि उस घोड़े के ऊपर बैठा होता है और उसके साथ वो पीछे बच्चा भी होता है जो कि ड्रैगन फ्लाई को देख रहा होता है। और वो कमांडर उस बच्चे की तरफ देखते हुए कहता है वोल्यूंग आखिर तुम्हारा सपना क्या है। और वोल्यूंग ड्रैगन फ्लाई के साथ खेल रहा होता है और वो अचानक से अपने यंग मास्टर की ओर देखता है और वो कहता है तुमने क्या कहा। और वो कमांडर बोलता है सपने वो होते हैं जो कि तुम्हारे गोल या
विशेष होता है जो कि तुम फ्यूचर में अचीव करना चाहते हो। जैसे कि मेरा सपना है कि मैं सेंट्रल रीजन के अंदर सबसे बेस्ट वर्ल्ड एम्परर बनूं और साथ ही में मैं अपने फादर को भी सरपास कर दूं। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास भी एक ड्रीम होगा। और वो उस कमांडर की तरफ देखता है और वो कहता है मैंने इसके बारे में अभी तक नहीं सोचा। और वो कमांडर कहता है ये कितना पैथेटिक है, अगर तुम मर्द हो तो तुम्हें अभी से ही इसके बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज बाद में पता चली, जिस दिन वॉल्यूम को हमारे घर में लाया गया था मेरे फादर ने उसके अंदर एक पॉइजन इंसेक्ट इंजेक्ट कर दिया था जिसका नाम 9th सेक्शन पॉइजन था, जो कि उसकी बॉडी के अंदर डाल दिया गया था। जिसका मतलब ये था अगर मेरे फादर जब भी चाहते वॉल्यूम को उस इंसेक्ट की मदद से उसे मार सकते थे। तभी समय बीता है और हमें विंटर का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे उस के बाहर स्नोफॉल हो रही होती है और वहाँ पे कोई कहता है 10 साल हो गए जब हमने वॉल्यूम के अंदर 9th सेक्शन पॉइजन इंजेक्ट करा था। अगर मैं सही हूँ तो वो पॉइजन इंसेक्ट अब तक मारा जा चुका होगा और साथ ही में डिसॉल्व भी हो गया होगा उसके शरीर के अंदर से। और उस कमांडर का फादर कहता है समय काफी जल्दी बीत जाता है और उसके सामने वाला बंदा कहता है हमें दिन खत्म होने से पहले उसके अंदर वो पॉइजन इंसेक्ट फिर से इंजेक्ट कर देना चाहिए। और उस कमांडर का फादर कहता है नहीं, अब मेरा उस इंसेक्ट को और भी ज्यादा यूज करने का प्लान नहीं है। जिसको सुनकर उसके सामने वाले बंदा काफी ज्यादा चौंक जाता है और उस कमांडर का फादर कहता है अब तक 10 साल हो चुके हैं, क्या अब तक हमने जो भी देखा है वो काफी नहीं है। वॉल्यूम एक सिर्फ ऑर्डिनरी लड़का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम उसके अंदर वो पॉइजन इंसेक्ट यूज करें या नहीं। और उसके सामने वाला बंदा कहता है लेकिन वो इविल डीमन ट्राइब में से है, क्या तुम भूल गए वो किस तरह के नस्ल है? तुम किसी बीच को टेम नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि वह हमारे सामने बड़ा हुआ है। और क्या पता है अब तक उसने जितना भी काम करा हो वो तुम्हें धोखा देने के लिए करा हो तो। और वो स्वॉर्ड एम्परर कहता है इस इंसेक्ट और बाकी पॉइजन के अंदर बस इतना ही डिफरेंस है, ये कास्टर को काफी एक्यूरेटली अलाउ करता है कि अगर होस्ट के अंदर थोड़ा सा भी इमोशनल चेंजेस हुआ तो वो वही मारा जाएगा। अगर उसने मुझे कभी भी धोखा देने के लिए कोशिश की होती तो मुझे उसी टाइम पता चल जाता उसके बिहेवियर को देख। और ये क्लियर है कि उसको भी नहीं पता कि उसके अंदर पॉइजनस इंसेक्ट उसके अंदर बसा हुआ है। और ये काफी क्लियर है कि उसे भी नहीं पता कि उसके अंदर पॉइजनस इंसेक्ट है। और हमें इस बेचारे बच्चे के ऊपर उसके क्लैन का बोझ कब तक डालना चाहिए, अब समय हो चुका है कि अब इसे खत्म करें। और सामने वाला बंदा अपने चेयर से खड़ा होते हुए कहता है लेकिन लॉर्ड, और वो थोड़ा घबराते हुए कहता है मैं समझ गया आपकी इच्छा क्या है, लेकिन प्लीज आप वॉल्यूम को यंग मास्टर से जितना दूर हो सके उतना दूर रखे। और उस वार्ड मास्टर कहता है तुम्हें सच में लगता है कि मेरे बेटे को वॉल्यूम जैसा कोई बंदा हार्म कर सकता है? और ये सभी बातें उसका बेटा सुन रहा होता है बाहर, और उसके हाथ में एक मार्शल आर्ट की किताब भी होती है जो कि वो पढ़ रहा होता है। और वो दूसरा बंदा कहता है ऐसा नहीं है कि मैं यंग मास्टर को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, लेकिन वह बच्चा इवल डीमन ट्राइब से है, जस्ट इन केस। तभी वो स्वॉर्ड मास्टर उसकी बात काटते हुए कहता है तुम फालतू का वरी कर रहे हो, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं वह बेवजह चिंता करने लग जाते हैं। और वो यंग मास्टर उनकी बातें सुन रहा होता है और वो वहाँ से आगे जाते हुए कहता है मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि मैं टेक्निक एप्लीकेशन के मेथड्स के बारे में पूछ सकूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी देर बाद आना चाहिए। सीन चेंज होता है और हमें एक बर्ड को दिखाया जाता है जिसको एक तीर लगा होता है और वहीं पे वो दोनों होते हैं जहाँ पे यंग मास्टर अपने तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो दूसरा पर्सन भागते हुए उस मरे हुए पक्षी को पकड़ लेता है अपने हाथों में और वो काफी ज्यादा खुश होता है। और ये देख के वो यंग मास्टर भी स्माइल करता है और यंग मास्टर यूविल से पूछता है क्या तुमने 9th सेक्शन पॉइजन के बारे में सुना है? और यूविल कहता है नहीं, लेकिन तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? और वो यंग मास्टर उसकी तरफ काफी शक की निगाहों से देखता है और वो पर्सन उसको देख के मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है मेरे इंस्टिंक्ट कह रहे थे कि मुझे इसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने इससे ये पूछा। और यंग मास्टर कहता है उन्होंने कहा है कि उन लोगों ने ये पॉइजन तुम्हारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रखा है। और वो अपने मन में कहता है मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि मेरे अंदर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। और यंग मास्टर कहता है एल्डर वांग ने कहा था कि ये पॉइजन 10 सालों बाद बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और इसको वापस से री इंजेक्ट करा जाता है, लेकिन मेरे फादर ने इसको फिर से करने के लिए मना कर दिया। और उन्होंने तुम्हारे बारे में और भी चीजें कही थी, लेकिन मैं सिर्फ कुछ ही चीजें सुन पाया। ये क्या कि वो आगे की ओर चल रहा होता है। तभी यूविल कहता है 10 साल या 10 साल पास हो चुके हैं। और यंग मास्टर उसकी बातें सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो उसकी तरफ देखता है जहाँ पे हम देखते हैं यूविल वहाँ पे शौक में होता है। और वो यंग मास्टर कहता है हाँ ये सच है। और हमें एक और आवाज आती है जो कहता है और उस दिन मैंने ऐसे दरवाजे को ओपन कर दिया जो मुझे कभी ओपन नहीं करना चाहिए था। और यूविल कहता है वो सपना जो भी था ऐसा लगता है कि ये सच हो चुका है। और हम यूविल के एक्सप्रेशन को देखते हैं जो थोड़ा डरावना लग रहा होता है। इसको देख के वो यंग मास्टर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और हम देखते हैं यूविल इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और यंग मास्टर भी अपने म्यान से स्वॉर्ड बाहर निकालते हैं। लेकिन यंग मास्टर अपनी स्वॉर्ड निकाल पाए उससे पहले वो उसकी स्वॉर्ड को वापस उसके म्यान में डाल देता है और तभी वो अपना हाथ यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ाता है और वहाँ पे अंधेरा छा जाता है। और हम देखते हैं बर्फ जहाँ पे कुछ घसीटने के निशान होते हैं और खून के निशान भी होते हैं। और हमें उसके सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जिसका दरवाजा टूट चुका होता है और अंदर कई सारे लोग इसी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं उनमें से कई सारे लोग पहले ही हार चुके होते हैं और इन सभी को यूविल मार रहा होता है। वो अपने एक ही अटैक के साथ कई सारे लोगों को घायल कर देता है। और हम उसके बैक के ऊपर स्पाइडर का टैटू भी देखते हैं जो कि काफी बड़ा हो चुका होता है। और हम देखते हैं स्पाइडर की आईज जो कि ग्लो कर रही होती है। और यहाँ पे यूविल ने कई सारे लोगों को अपने डंडे से ही मार दिया था और वहाँ पे कोई
लड़का हंसता है और यूविल उसकी ओर देखता है और यूविल कहता है मैंने तुम्हारे सारे जॉइंट्स को डिसलोकेट कर दिया था लेकिन तुम फिर भी यहाँ तक रेंगते हुए आ गए। जैसे ये ग्रेट था एक स्पोर्ट के यंग मास्टर से एक्सपेक्टेड था और वो चलते हुए यंग मास्टर की ओर जा रहा होता है और यूविल कहता है तुम्हारे क्लिनिक में जितने भी लोग थे सब मारे गए, अब तुम्हारा भी हाल बिल्कुल मेरी तरह हो चुका है। और वो यंग मास्टर यूविल की तरफ देख रहा होता है और यूविल कहता है मेरा प्लान था कि मैं तुम्हें मार डालूं लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने अपने ड्रीम को अचीव कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूँ। और यूविल वहाँ से पीछे मुड़ के चला जाता है और यहाँ पे चैप्टर 9 खत्म हो जाता है। चैप्टर 10 की शुरुआत प्रेजेंट सीन से होती है जहाँ पे वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और उसके साथ ही कहता है ये बेटर नहीं होता जब तुम लोग उससे मिले थे तुम्हें उसे उसी टाइम मार देना चाहिए था। और वो कमांडर कहता है उसको इतनी आसानी से मारना इनफ नहीं होगा, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि वो काफी ज्यादा दर्द में तड़पे और मैं उसको तड़पते हुए देखूं फिजिकली और मेंटली। और वो ये कह के अपनी पुरानी बातें याद करता है, जब उसने उसके फादर को मार दिया था तो वो अपने फादर को पकड़ के रो रहा होता है और वो कहता है जब तक वो इस पेन को नहीं समझता तब तक वो मर नहीं सकता। और वो कहता है आज रात को यहाँ पे नरसंहार होने वाला है, तुम मेक श्योर करना कि सभी अपने रोल्स को अच्छे से निभाए। और उसके सामने वाला पर्सन कहता है मैं आपकी बात को समझ गया और वो एक छोटी सी स्माइल देते हुए कहता है मैं देखना चाहता हूँ उसका रिएक्शन क्या होगा जब वो देखेगा कि उसके जितने विलेजर्स है सबके सब मारे जा चुके हैं। तभी इन दोनों के पास कोई आता है और वो लोग नीचे की ओर देखते हैं और वो बंदा कहता है मैं आपके पास एक रिपोर्ट लेके आया हूँ, हमें जंगलों के बाहर कुछ सस्पिशियस मिला है, कैप्टन आपको वहाँ पे आके पर्सनली देखना चाहिए वो आखिर है क्या। और उस कैप्टन का साथी बोलता है सस्पिशियस आखिर क्या। और सीन शिफ्ट होता है हमें विलेज की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे घर टूटे हुए होते हैं और हमें मेन पैलेस का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कई सारे लोग सो रहे होते हैं और वहीं पे यूविल भी होता है जो कि किसी गरीब की मदद कर रहा होता है। और सीन शिफ्ट होकर जंगलों के बीच में आता है जहाँ पे कैप्टन और उसके साथी आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं और उनमें से कोई कहता है हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इस जंगलों में पिछले कुछ सालों में कई बार बैंडेट के द्वारा अटैक किए गए हैं। और कैप्टन कहता है ये एक रिमोट विलेज है जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा कमजोर होता है, ये सरप्राइजिंग तब होता है जब वहाँ पे कोई रेड नहीं होती। और कैप्टन का साथी कहता है हाँ लेकिन वो लोग मूनलाइट प्रिंसेस से मिलने के बाद और उसकी कुछ बातें सुनने के बाद वापस चले गए और साथ ही में जितना भी चोरी का सामान था वो सब उन्होंने दे दिया चुपचाप। और ऐसा मानो कि वो लोग काफी ज्यादा जेंटल बन चुके हो और वो लोग इस विलेज से जाने के बाद कभी भी वापस यहाँ पे दिखाई नहीं दिए। ऐसा लगता है ये कहानी मूनलाइट प्रिंसेस को डिफाई करने के लिए गढ़ी गई हो, इसलिए मैंने इस इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करने के लिए हेजिटेट करा। और वो कैप्टन उसकी बात सुनते हुए आगे की ओर चल रहा होता है और उसके सामने वाला पर्सन कहता है हमें इस रास्ते से जाना है। और वो कैप्टन सामने की ओर देखे थोड़ा हैरान हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है हमें कुछ बूढ़े लोग दिखाए जाते हैं जो कि सोए हुए होते हैं और हम देखते हैं उस पेवेलियन की छत पर कोई होता है जो कि वहाँ पे खड़ा हो जाता है और सामने की ओर देखता है और हम देखते हैं ये यूविल होता है। और सीन वापस से कैप्टन और उसके साथी की ओर आता है जहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती है और वो लोग उस डेड बॉडी को देख रहे होते हैं। और वो कैप्टन कहता है ये क्या किसी इंसान की लाश नहीं है। और उसका साथी कहता है हाँ ये है। और वो कैप्टन कहता है ऐसी जगह पे एक या दो लाश का मिलना अनयूजुअल नहीं है, क्या बात है ये ऊपर से गिरकर मर गए हो। और उस कैप्टन का साथी कहता है अगर ये एक बॉडी होती तो हम समझ सकते थे लेकिन ये कई सारी है। और वो कहता है तुम उधर देखो और ये लोग उधर देखते हैं जहाँ पर कई सारी बॉडी होती है जिनकी हालत सेम होती है। और कैप्टन का साथी कहता है क्या ये। तभी कैप्टन उसकी बात काटते हुए कहता है कि वो लोग हैं जिन्होंने विलेज के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी। और उस लाशों के ढेर को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है तो इसलिए ये लोग कभी वापस नहीं आए। तब एक आवाज आती है और ये लोग पीछे की ओर देखते हैं हैरान होके और ये सभी कहते हैं ये एनिमी का सिग्नल है लेकिन ये किस डायरेक्शन से आया है। और उनमें से कोई कहता है दूरी का पता लगाना काफी मुश्किल है क्योंकि एनिमी ने हर जगह पर अटैक कर दिया है। और वो कैप्टन काफी हैरान हो जाता है। तभी हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसकी आंखें बड़ी हो चुकी होती है क्योंकि उसके गले पे किसी ने अटैक कर दिया होता है और वो अपने गले को पकड़ के बैठ जाता है वहीं पर। और देखते हैं ये काम मूनलाइट प्रिंसेस ने करा होता है और वहाँ पे कुछ लोगों की लाश और भी पड़ी होती है। और मूनलाइट प्रिंसेस अपने साइड में देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग और आ रहे होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए और वो एक छोटा सा स्माइल देता है। तभी हमें एक आई दिखाई जाती है और कोई कह रहा होता है कि ये फैल रहा है और हम देखते हैं वो आई एक दूरबीन होती है जिससे वो बुड्ढा देख रहा होता है और वो कहता है वो हिल रहा है। मैं सोच रहा था कि मैं उसे कैसे बाहर निकालूं लेकिन वो खुद ही क्राउल करते हुए बाहर की ओर आ गया। और हम देखते हैं असुरा वहाँ पे सो रहा होता है और बुड्ढा कहता है तो उसके बाहर निकलने का कारण ये है। और असुरा वहाँ पे काफी तेज खराटे ले रहा होता है। अभी वो बुड्ढा उसके मुंह पे काफी तेज लात मारता है और उसे कहता है हे उठ जाओ। और असुरा अपने मुंह पकड़ के दर्द में कांपने लग जाता है और वो बुड्ढा गुस्से में कहता है तुम सामने की ओर टेंशन दो। वो लोग कहते थे कि एक स्पाइडर को पकड़ना काफी मुश्किल होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा सेंसिटिव और कोशिश होती है। और असुरा उस बुड्ढे की बात सुन रहा होता है। उस स्पाइडर को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसको नेस्ट से बाहर निकालना होगा, लेकिन जब मैं फिगर आउट कर रहा था कि उसको मैं बाहर कैसे निकालूं वो खुद ही अपने नेस्ट से मूव हो गया। और असुरा अपने मुंह को पकड़ते हुए कहता है रियली। और वो कमांडर कहता है पहले तो मुझे लगा विलेजर्स ही वो शिकार है जिन्हें वो पाल रहा था लेकिन वह विलेजर्स तो सिर्फ एक चारा है जो कि दूसरे शिकारी को लुभाते हैं ताकि वो उस चारे का शिकार कर सके। इसकी वजह से वहाँ पे और भी शिकारी आएंगे। और हम देखते हैं मकड़ी के जालों को जहाँ पे मकड़ी के कुछ शिकार होते हैं और शिकार को खाने के लिए कुछ मधुमक्खी का झुंड आता है। और जब वो मधुमक्खी का झुंड उस शिकार को खा रहा होता है तो वो मकड़ी उस मधुमक्खी को देख रही होते हैं। और वो बुड्ढा तभी कहता है वो शिकारी ही प्रेडेटर के असली टारगेट होते हैं तो शायद से वो प्रेडेटर ही। और हम देखते हैं
नीचे असुरा उबासी ले रहा होता है और वो उस कमांडर से कहता है क्या मैं थोड़ा और नहीं सो सकता, और वो कमांडर कहता है क्या तुम फिर से पिटना चाहते हो। और सीन वापस यूविल पे आता है। तभी उसके ऊपर एक बंदा अटैक कर देता है, लेकिन यूविल वहाँ से गायब हो जाता है और वो पीछे से उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और हम देखते हैं यूविल ने उसके अटैक को जंप करके डॉच कर लिया होता है और अपने हाथों से उसकी मुंडी को मोड़ देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। और यूविल पे दो लोग और अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसका अटैक उसको हिट हो पाता उससे पहले यूविल वहाँ से गायब हो जाता है और साइड में आ जाता है। इसको देख के वो सोल्जर भी चौंक जाता है और यूविल सोल्जर के गर्दन पे अपने हैंड से अटैक कर देता है। तभी और पर्सन यूविल के ऊपर वर्टिकल स्लैश मारता है अपने स्वॉर्ड से, लेकिन उसको भी यूविल आसानी से डॉच कर लेता है और उसके पास आते हुए उसके चिन पे काफी खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। तभी यूविल उस पर्सन को पकड़ के अपने सामने की ओर ले आता है और हम देखते हैं उस पर्सन के ऊपर कई सारे कुनाई आगे लगते हैं, जिससे यूविल उस पर्सन को ढाल की तरफ इस्तेमाल करके बच जाता है। और ये सब देख के उसके सामने वाले सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और यूविल उनको देख के मुस्कुरा रहा होता है। उनमें से एक सोल्जर यूविल को गाली देते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके साथी भी, और सीन शिफ्ट होता है कैप्टन की ओर दिखाया जाता है और उसके साथी जो वहाँ पे काफी तेजी से भागते हुए एनिमी के पास जा रहे होते हैं और कैप्टन अपने सामने की ओर देख के हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं यूविल को जो कि कई सारे लोगों से अकेले फाइट कर रहा होता है और इस सिचुएशन को देखते हुए कैप्टन अपने दांत को पीस लेता है और सीन शिफ्ट होकर वापस से बुड्ढे की ओर जाता है, जहाँ पे वो बुड्ढा कहता है ऑल राइट, तो ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से शिकार करने में मगन है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। और असुर अपने स्टिक को अपने कंधे पे रखते हुए कहता है हाँ जरूर। और यहाँ पे चैप्टर 10 खत्म हो जाता है। चैप्टर 11 की शुरुआत दो बंदे के नाम से होती है, रिग्यून और मून जंगू, और हम देखते हैं वहाँ पे कई सारे सोल्जर्स की लाशें पड़ी होती है जिसको मूनलाइट स्टेज ने मारा होता है। और तभी वो चारों वहाँ पे आते हैं और कैप्टन अपने सामने के नजारे को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जो भी इसके साथी आए थे वो भी इस पे भरोसा नहीं कर पाते आखिर यहाँ पर हुआ क्या। तभी कोई कहता है क्या तुम लेट नहीं हो गए, और ये लोग चौक के पीछे की ओर देखते हैं जहाँ पे बंदा खड़ा होता है और हम देखते हैं उस बंदे के मुंह से खून निकल रहा होता है और उसकी आंखें भी सफेद पड़ रही होती है और हम देखते हैं उसके गले में किसी ने अपने हाथ को घुसा दिया होता है और वो कोई और नहीं मूनलाइट प्रीस्टेस होती है जो कि उस बंदे को भी मार देती है वहाँ पर। ये सब देख के वो चारों हैरान हो जाते हैं। वैसे मूनलाइट प्रीस्टेस और यूविल दोनों ही सेम पर्सन है और यूविल कहता है मुझे लगा था कि तुम यहाँ से भाग जाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा था कि मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। और हम उसके हाथों को देखते हैं जो खून से पूरी तरीके से लाल हो चुका होता है। ये देख के उनका कैप्टन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं कैप्टन के जो दो साथी होते हैं वो लोग गाली देते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उस कैप्टन का साथी कहता है हम यहीं पे रुककर उस डीमन का सामना करेंगे अपनी पूरी ताकत से, और वो भी यूविल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे और जाते हुए कहता है जब तक हम ये कर रहे हैं तब तक तुम इसे एंड कर देना कैप्टन। और उनका कैप्टन कहता है नहीं रुको, और हम देखते हैं यूविल ने उन दो सोल्जर्स की गर्दन को काट दिया होता है जिसकी वजह से वो दोनों ही वहाँ पे मारे जाते हैं। और हम यूविल को देखते हैं जिसने एक पर्सन का सर और दूसरे का हाथ अलग कर दिया होता है। इसको देख के कैप्टन का साथी गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है और उसके ऊपर कुछ अटैक्स कर भी देता है, लेकिन यूविल काफी तेजी से उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है और वो अचानक ही उसके मुंह के सामने आ जाता है जिसकी वजह से वो हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं उस कैप्टन के साथी के मुंह से खून निकलने लग जाता है क्योंकि यूविल ने उसे गले पे अटैक कर दिया होता है और साथ ही में उसे गले से उसकी बॉडी को ऊपर उठा देता है। तभी उस कैप्टन का दोस्त यूविल का हाथ पकड़ लेता है। इसको देख के यूविल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और साइड में हम देखते कैप्टन को जो अपने अटैक की तैयारी कर रहा होता है और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है ताई फॉर्म हेवनली मार्शल स्वॉर्ड, और ये कह के उसके ऊपर काफी सारे अटैक कर देता है एक साथ। उस अटैक को ऐसा देखने से लग रहा होता है कि वो हर डायरेक्शन से आ रहे हैं। इसको देख के यूविल भी हैरान हो जाता है और हम उस जंगल के एरिया का सीन देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा धूल उठ रही होती है और वहाँ पे काफी सारे पेड़ भी कट चुके होते हैं। और हमें कैप्टन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड को पकड़ के वहाँ पे खड़ा होता है। उसके स्वॉर्ड के निशान जमीन पे भी नजर आ रहे होते हैं और हम देखते हैं जो भी स्वॉर्ड के आगे आया होता है वो सब के सब कट जाते हैं। तभी कैप्टन को किसी की हंसने की आवाज आती है और वो हैरान हो जाता है और हम देखते हैं उस कैप्टन के पीछे यूविल पेड़ के ऊपर बैठा होता है और वो कहता है क्या तुम अपने सबॉर्डिनेट पे अटैक कर रहे हो। और ये सुन के कैप्टन की आंखें बड़ी हो जाती है और यूविल कहता है क्या मुझे ये कहना चाहिए जैसा तुम्हारे फादर थे वैसे ही तुम भी हो। और वो कैप्टन पीछे मुड़ के उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है अपने स्वॉर्ड से, जिसको यूविल काफी आसानी से डॉज कर लेता है और जिस पेड़ पे यूविल बैठा होता है वो पेड़ कट जाता है कई टुकड़ों में और यूविल वहाँ पे जमीन पे लैंड कर रहा होता है। और हम देखते हुए कैप्टन उसकी तरफ फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। और हम देखते हैं वो कैप्टन लगातार यूविल के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन यूविल बिना किसी एफर्ट के उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है और यूविल से फाइट करते हुए कहता है हालांकि तुमने काफी ज्यादा इम्प्रूव करा है। जब यूविल ऐसा कह रहा होता है हम देखते हैं यूविल उसके नीचे लेटा होता है और कैप्टन जमीन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक लगने से पहले यूविल उसके ऊपर अपने पैर से अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो दूर हो जाता है और यूविल अपने पोजीशन पे वापस खड़ा होता है और कैप्टन अपने तलवार का सहारा लेके वहाँ पे खड़ा हो रहा होता है और साथ ही में वो यूविल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूविल उसके सपोर्ट के ऊपर हाथ रख के वहाँ से जंप करके बच जाता है और साथ ही में उसके फिर एक जबरदस्त किक करता है जिसकी वजह से वो जमीन पर रगड़ता हुआ एक चट्टान से टकराता है। और उस कैप्टन की हालत को देखते हैं जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो कहरा रहा होता है और यूविल उसके मुंह के सामने आता है और उसको एक किक करता है जिसकी वजह से वो पीछे की ओर चला जाता है और
फिर से पत्थर से टकराता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से और ज्यादा खून आने लगता है और जीवल उसके चेस्ट पे लात रख कर दबाने लग जाता है, जिसकी वजह से उस कैप्टन को काफी ज्यादा पेन होता है और उसके मुंह से ब्लड भी बाहर निकलने लग जाता है। और जीवल कहता है क्योंकि तुम पहले भी एक बार जान बचा के भाग गए थे, तो इस बार मुझे तुम्हें मारना ये फेयर होगा। ये कह के वो जमीन से पत्थर उठाता है और वो पत्थर उछालते हुए कहता है अपनी लाइफ को कैसे जीना ये तुम पर निर्भर करता है, लेकिन तुमने फिर भी बदला लेने का डिसीजन लिया। और उस पत्थर को अपने हाथों में क्रश कर देता है, जिसकी वजह से पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। और वो कहता है मेरे लिए इस कल को तोड़ना या फिर उसके लिम्स को तोड़ देना किसी छोटे कीड़े को मसलने जैसा है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको तुम लगातार ट्रेनिंग और हार्डवर्क से हासिल कर पाओ। ये एक ऐसी चीज है जिसके साथ हमारे कबीले में सभी लोग पैदा होते हैं। तुम और मैं दोनों ही काफी ज्यादा अलग स्पीसीज है। तुम भले ही कितना हार्डवर्क या ट्रेन कर लो, लेकिन तुम हम दोनों के गैप को कभी भी ओवरकम नहीं कर पाओगे। बदला लेना तभी पॉसिबल है जब तुम किसी को ओवर पावर कर पाओ। जिस प्रकार एक रैबिट टाइगर से रिवेंज नहीं ले सकता, उसी प्रकार तुम्हारा रिवेंज लेने का सपना ये कभी भी सच नहीं हो सकता। और हम कैप्टन को देखते जो वहाँ पे हल्की हल्की सांस ले रहा होता है। ईवल उसे देखते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें तसल्ली दे पाएगा या नहीं, लेकिन तुम्हें अपने फादर के लिए रिवेंज लेने के लिए अपनी लाइफ को जोखिम में नहीं डालना चाहिए था। और वैसे भी तुम्हारे फादर फोर्ट एम्परर है भाई, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि हमारे ओल्डर ब्रदर को मार दो, जिसकी वजह से हमारा ट्राइब काफी ज्यादा अकेला पड़ गया और हमें मजबूर करा गया हमारे फादर के ऑर्डर को पालन करने के लिए। और आखिर में उस व्यक्ति ने जो वादा करा था कि जब वो क्लैन का मास्टर बन जाएगा तो वो उसके अंदर से पॉइजनस इंसेक्ट से उसको छुटकारा दिलवा देगा, लेकिन उसने इसके बजाय एक डिजास्टर को अंजाम दिया, जिसके वजह से तुम्हारे पूरे कबीले का अंत हो गया। और कैप्टन और यूविल एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यूविल कहता है तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम इस सच्चाई के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहते, लेकिन तुम मेरी बात मानो या ना मानो यही सच्चाई है। तुम्हारे फादर उससे भी ज्यादा बुरे थे जितना तुम इमेजिन कर सकते हो। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं काफी ज्यादा यंग था, इसलिए जो भी उस क्लैन के लोगों ने करा उसके लिए उसको 2 दिन ही ठहराया जाना चाहिए। वो मुझे आइसोलेटेड रखना चाहते थे और साथ ही में मुझे टेम भी करना चाहते थे, और वो ये भी जानना चाहते थे क्या मेरे अंदर कोई दूसरा मोटिव तो नहीं है। और उसने मेरा इस्तेमाल एक डीमन की तरह करा, जैसे कि वो कोई खेलने वाली चीज है, और मेरे पे कई सारे अत्याचार होते थे जिसका वो मजे लेता था। और ये सब सुन के उस कैप्टन को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा होता। और वो कैप्टन कहता है मैं समझ गया, मेरे फादर जानते थे कि कैसे तुम्हारे जैसे डीमन के साथ डील किया जाता है। और हम देखते हैं यूविल उसके गले के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका गला कट जाता है और वो वहीं पे मारा जाता है। तभी हमें किसी के पैर दिखाए जाते हैं और यूविल अपने साइड में देखता है जहाँ पे असुरा होता है, और असुरा यूविल की ओर देखता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और असुरा कहता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, वैसे तुम्हें देखने पे लगता है कि तुम काफी समझदार हो। और वो अपने स्टिक को उठाते हुए कहता है वेल एनीवे, सबसे पहले मुझे तुम्हें बेहोश करने दो। और ये कह के उसके फेस के ऊपर अपने स्टिक से अटैक कर देता है और हम देखते हैं यूविल वहाँ से गायब हो चुका होता है। इसको देख के असुरा भी हैरान हो जाता है और हम देखते हैं असुरा के सर पे उसका हाथ, और बुड्ढा कमांडर कहता है ध्यान से। और हम देखते हैं यूविल को जिसने वहाँ से जंप करके असुरा के सर के ऊपर हाथ रख दिया होता है और वो उसके ऊपर वर्टिकल पोजीशन में होता है। और यूविल कहता है क्या तुम इन लोगों के साथ हो, और वो असुरा के सर को पकड़ के घुमा देता है। और हम देखते हैं यहाँ पे असुरा की आईज वाइट पड़ चुकी होती है और यहाँ पे चैप्टर 11 खत्म हो जाता है। चैप्टर 12 की शुरुआत पिछले सीन से होती है जहाँ पे यूविल ने असुरा के सर को घुमा दिया होता है और हम देखते हैं असुरा का सर जो 180 डिग्री में पूरी तरीके से घूम चुका होता है और वो जमीन पे गिरने वाला होता है। तभी यूविल के पेट में काफी तेजी से असुरा स्टिक से अटैक करता है, जिसके वजह से वो जमीन पे घिसड़ता हुआ एक पत्थर पे जाके टकरा जाता है और इस पत्थर के अंदर भी क्रैक पड़ जाते हैं और इस अटैक से काफी ज्यादा तबाही मच चुकी होती है और यूविल का थोड़ा खून भी निकलने लग जाता है। और हम धूल के बीच में असुरा को देखते हैं जो कि अपने सर को पकड़ के फिर से सीधा कर लेता है। और असुरा कहता है ये काफी शौक की बात है कि मेरे कमांडर के अलावा भी कोई है जो मेरे गर्दन को पकड़ के ऐसे घुमा सकता है। और वह आगे चलते हुए यूविल के पास जाता है और असुरा अपने सामने की ओर देखता है और असुरा कहता है क्या मैंने फिर से किसी को काफी तेज हिट करा है, मुझे उसको मारने का इरादा बिल्कुल नहीं था। तभी पत्थरों में ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं उसके अंदर से यूविल बाहर निकलता है और असुरा यूविल को देख रहा होता है और असुरा सब देखते हुए कहता है तुम अभी भी मूव कर सकते हो। और यूविल इस पत्थरों के बीच में से बाहर निकल कर उसके ऊपर कई सारे अटैक करता है, लेकिन असुरा उसके सारे अटैक्स को डॉज कर देता है। तभी असुरा वहाँ से गायब हो जाता है और वो यूविल के पीछे आ जाता है, जिसे फील करके यूविल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और असुरा कहता है तुम काफी ज्यादा फास्ट हो और साथ ही में तुम्हारी पावर वो भी काफी ज्यादा मॉन्स्टरस है। और असुरा अपने स्टिक को पकड़ते हुए कहता है तो फिर ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें फिर से हिट करूं। और असुरा अपने स्टिक से फिर से अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज करके फिर से असुरा के ऊपर अटैक करता है और दोनों ही आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं, जहाँ पर यूविल असुरा के ऊपर कई सारे अटैक करता है, लेकिन असुरा उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और यूविल अपना एक अटैक उसके पेट पे हिट कर देता है, जिससे असुरा थोड़ा शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं यूविल की आंखें बड़ी हो जाती है असुरा को देख के, क्योंकि असुरा वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है ये काफी ज्यादा शेमफुल है, लेकिन अब मुझे इसको यहीं पर खत्म करना होगा। और ये कह के असुरा उसके पेट में काफी जोरों से मुक्का मार देता है, जिसके वजह से यूविल की हालत वहीं पे खराब हो जाती है। और असुरा कहता है मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और खेलना चाहता था, लेकिन अगर मैं इस बैटल को और भी ज्यादा लंबा खींचूंगा तो मेरे कमांडर मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। और हम देखते हैं यूविल की आंखें दर्द से बड़ी हो चुकी होती है और उसको भरोसा नहीं होता और अपने मन में कहता है ये नामुमकिन है, क्या ये मेरी तरह है? नहीं, ये बिल्कुल मेरी
तरह नहीं है, ये हमारे ट्राइब के लोगों से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी हम असुरा को देखते हैं जो उसके ऊपर एक खतरनाक किक लैंड करता है, की वजह से वो काफी दूर तक घिसटते हुए जाता है और उसके सामने जितने पेड़ वेड़ आए होते हैं वो सभी के सभी टूट जाते हैं। और हम यूविल की हालत को देखते हैं जो काफी ज्यादा खराब होती है और असुरा उसके पास चलते हुए आ रहा होता है और यूविल अपने मन में कहता है ये काफी ज्यादा खतरनाक है, ये इतना खतरनाक है कि अगर मैंने कुछ अभी नहीं करा तो। और हम असुरा को देखते हैं जो कि पास चलते हुए आ रहा होता है। तभी असुरा उसे देखते हुए थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और हम यूविल को देखते हैं जिसके शरीर में से कुछ बाहर आ रहा होता है और असुरा कहता है आखिरकार तुम बाहर आ गए। और हम देखते हैं यूविल के शरीर में से एक जायंट स्पाइडर बाहर निकलता है और असुरा फिर से अपने स्टिक को पकड़ते हुए कहता है दैट्स राइट, अगर तुम एक ही शरीर के अंदर नहीं मरना चाहते तो तुम्हें होस्ट के शरीर से बाहर निकलना पड़ता है उससे पहले कि वो कमजोर हो जाए। और असुरा फाइट के लिए रेडी होते हुए कहता है अब जल्दी करो और आ जाओ। और हम उस स्पाइडर को देखते जो कि होस्ट की बॉडी से बाहर निकल के वहां से भागने लग जाता है। इसको देख के असुरा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वहीं पे थोड़ी देर के लिए जम जाता है और असुरा चिल्लाते हुए कहता है ये काफी ज्यादा शर्मनाक हरकत है, तुम आखिर जा कहाँ पर रहे हो। और हम उस स्पाइडर को देखते जो कि वहां से काफी तेजी से भाग रहा होता है और अपने मन में कहता है मैं अपने शिकार में इतना ज्यादा मगन था कि मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि कोई मेरे आसपास इतना पावरफुल पर्सन भी है। अगर मैं यहाँ से जितना तेज भाग सकूं साथ ही में मैं अपने प्रेजेंस को इरेज कर पाऊं, ये मेरे लिए वो इतना कह ही रहा होता है कि उसको अपने सामने कोई दिखता है और उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं उसके सामने वो बुढ़ा कमांडर होता है जिसके बॉडी में से डार्क कलर की और बाहर आ रही होती है, लेकिन वो जायंट स्पाइडर वहाँ पे रुकता नहीं है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन तभी वो हैरान हो जाता है क्योंकि उस बुढ़े की प्रेजेंस वहाँ से गायब हो चुकी होती है और वो स्पाइडर ने मन में कहता है आखिर ये था क्या, वो कोई एरिबिंग है। और वो बुढ़ा कमांडर कहता है मैं काफी हैरान हूँ कि तुमने कितने सारे सोल्स को डिवावर करा होगा इतने बड़े होने के लिए। और हम असुरा के स्टिक को देखते हैं जो कि उस स्पाइडर के पीछे आ रही होती है और वो अटैक स्पाइडर को लग जाता है जो कि उसके शरीर को चीरते हुए उसके मुंह से निकलता है। और हम देखते हैं स्पाइडर को जो कि बीच में से पूरी तरीके से फट जाता है और वो स्पाइडर वहाँ पे काफी ज्यादा तड़पने लगता है। और वो बुढ़ा कमांडर उस स्पाइडर को देख रहा होता है। तभी वो कमांडर अपने पास से तलिस्मान को बाहर निकालता है और उस स्पाइडर को तलिस्मान के अंदर ऑब्जर्व करने लग जाता है। और वो बुढ़ा कमांडर असुरा को गुड जॉब कहता है और असुरा उसे थैंक यू कहता है। और असुरा कहता है ये रुको, इसके अंदर ये स्पाइडर रहता था, ये उन सभी होस्ट से अलग था तो जितने भी मैंने देखे हैं, ये मेंटली काफी ज्यादा स्टेबल था, क्या ऐसा पॉसिबल है। और वो बुढ़ा कमांडर कहता है अच्छा। और ये दोनों यूबिल की बॉडी के पास आ जाते हैं और वो कमांडर यूबिल की बॉडी को चेक कर रहा होता है। और वो बुढ़ा कहता है इस बच्चे को एक ब्लेसिंग मिली है यूनिवर्सिटी की, इसके बोन्स और मसल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये किसी ऑर्डिनरी पर्सन से काफी ज्यादा अलग है, हम इसकी तुलना एक वाइल्ड बीस्ट से कर सकते हैं। ये मुझे उस ट्राइब की याद दिलाता है जो कि एंशिएंट वॉरियर ट्राइब के फिजिक्स से मेल खाती है, लेकिन ये वैसा नहीं है। और वैसे भी इसके ऊपर एक ब्लैक स्पाइडर था जो कि पैरासाइट की तरह अटैच था जो कि लोगों को मारने के लिए मजबूर करता था। इस बच्चे की लाइफ काफी ज्यादा कठिनाइयों से भरी हुई थी। इनफैक्ट मकड़ियों का ये नेचर होता है कि वो जब भूखी होती है तो वो अपने आसपास खाना गिराते हुए छोड़ देती है। ये जरूरी इस बच्चे की इच्छा शक्ति रही होगी जो कि विलेजर्स के प्रति मकड़ी के मर्डरस डिजायर को इन लोगों से बचाया और अंत में जैसा नियति में लिखा हुआ है वैसा होकर रहेगा। और वो बुढ़ा कहता है कि मुझे इस बच्चे को कुछ प्रेजेंट देना चाहिए और यहाँ पे चैप्टर 12 खत्म हो जाता है।